प्रकाश ठीक है कि और ज्यादा लाइट आ रही है? एकदम सर ठीक है। आवाज आ रही है? आ रही है। हम लोग सर लाइव हैं जी। टेक्निकल सेटअप करना पड़ता है। हाँ, चेहरा साफ है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सरदेंदु कुमार त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का सरदेंदु लाइव इस ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी कर रही तो ये नौजवानी फिर कहां। घूमना फिरना किसको नहीं अच्छा लगता, जबकि कोविड ने भी हमारे घूमने फिरने के जो प्रवृत्ति है उसको खत्म नहीं कर पाया। और आपने देखा कि जो ही इसका प्रोटोकॉल समाप्त हुआ या लगभग कहें कि उसकी विदाई का समय आया, हर जगह सारे पर्यटन केंद्रों पे, सारे धार्मिक केंद्रों पे घुमक्कड़ों की फिर से भीड़ लगने लगी, जमावड़ा लगने लगा। यह देश इसी से जिंदा है, यह देश इसी से जीवंत है। यह आज की नहीं, सदियों की परंपरा रही है कि पूरी दुनिया से लोग हमें देखने आए। भारत में कितनी अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए होती हैं और उनको समझने के लिए होती है। तो हमारे यहाँ तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका यह पूरा जीवन ही इस यायावर को समर्पित है। उन्हीं रत्नों में से एक रत्न चुन करके मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूं। और आपने पोस्टर में देखा था, उस रत्न का नाम है जो आज हमारे बीच मौजूद है, श्री सौजन्य त्रिपाठी जी। ये अक्सर हालांकि पेशे से सरकारी सेवा में है, शिक्षक हैं, बहुत ही एक्टिविस्ट हैं, यायावरी ग्रुप के एडमिन भी हैं, चलाते हैं, सभी के दिलों पे राज करते हैं। अक्सर आपने इनको सोशल मीडिया पर सक्रिय देखा है, अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे अक्सर कार्यक्रम सर कराते रहते हैं। चांस की बात है कि आज खाली है और हम लोग के बीच उपस्थित है। तो आप ये मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम सौजन्य त्रिपाठी है। अधिकांश लोग सर से परिचित हैं, सर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। तो आज हम सर से बात करेंगे इनकी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के बारे में, ताकि हमारे जो मैक्सिमम दोस्त हैं, मित्र हैं, हमारे दर्शक हैं, हमारे जानने वाले हैं, उनको इससे कितना फायदा होता है, वो इनके अनुभवों को लेकर के अपने, जब आप आगे की कुछ भी यात्रा करते हैं, धार्मिक यात्रा हो या कहीं पर भी आप किसी दर्शनीय स्थल पर जा रहे हो, तो आप निश्चित तौर पे सर के अनुभवों को लेकर के प्लानिंग करिए और आपको इसका फायदा होगा। तो अब अधिक बातें ना करके आइए हम सर से सीधे मुखातिब होते हैं। कुछ हमारे प्रश्न हैं, मैंने फेसबुक पर डाला था, सोशल मीडिया पर मैंने डाला था, ढेर सारे लोगों ने हमको कमेंट इन बॉक्स में प्रश्न बताए। हालांकि मैंने कुछ प्रश्न सर को ही बता दिया था कि आपको इसको बताना पड़ेगा, लेकिन कुछ प्रश्न सर के लिए आकस्मिक भी हो सकते हैं, क्योंकि लगातार हमारे आ रहे हैं। और देखिए, जो आप खिलखिलाता हुआ चेहरा देख रहे हैं, अक्सर मैं इनको देखता रहता हूं, जो आप एक खिलखिलाता हुआ चेहरा देख रहे हैं, आप इनको फेसबुक पर आप इनको फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजिए और आप सर से मिलिए। ये बच्चों के बीच अक्सर मुस्कुराते रहते हैं, अक्सर एक्टिविटीज कराते रहते हैं। तो श्री सौजन्य त्रिपाठी जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन सर इस सरदेंदु ऑनलाइन में। हमें बड़ी खुशी है और सबसे पहले कि आपको ढेर सारी बधाई, आप आज बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ बात करने का मौका मिल रहा है, या मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। और कुछ देर हम लोग आपस में चर्चा करेंगे और हम सब लोग सुनेंगे, तो हम लोगों को अच्छा भी लगेगा। बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ बात करके, अच्छा लगेगा। आगे जो भी जैसा भी हो आप जरूर बताइए, मैं उसके लिए जो भी आप पूछेंगे प्रयास करूंगा कि जैसा भी हो उत्तर आपको दिया जाए। नहीं सर, सबसे पहले तो यही प्रश्न है कि अपने बारे में आप सर बताइए, आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं, आप किस जॉब में हैं, ये सभी लोग हमारे जानना चाहते हैं सर।
वैसे घुमक्कड़ी में मेरी एक टैगलाइन है कि भारत है मेरा घर। तो मैं पूरे भारत को ही अपना घर मानता हूं, लेकिन अगर जहां रातें हमने जहां ज्यादा अधिक बिताई, जहां जीवन का अधिकांश समय बीता, अगर उस स्थान की बात करेंगे तो वह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में, फतेहपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर यमुना नदी के किनारे एक कस्बा है किशनपुर। तो किशनपुर अपना निवास स्थान है। यहीं पर प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा से लेकर और जो वर्तमान समय में मैं अध्यापक हूं, तो यहीं पर तब से यहीं पर अपना निवास यहीं पर बना हुआ है और यहीं पर रहता हूं। यही अपना ये मेरा इलाहाबाद से 100 किलोमीटर, प्रयागराज से 100 किलोमीटर दूर, और चित्रकूट जो भगवान राम की जो तपोभूमि है वहां से भी 100 किलोमीटर दूर, और कानपुर से लगभग 120 किलोमीटर दूर, तीनों के एक प्रकार से मध्य में कह सकते हैं, केंद्र में ये अपना निवास स्थान है। बहुत बढ़िया सर। तो आप वही पोस्टेड भी हैं? हाँ, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर खेमकरणपुर एक विद्यालय है, खेमकरण जिसका अर्थ ही है कल्याण करने वाला। बहुत ही मेरे विद्यालय का नाम, गांव का नाम भी बहुत अच्छा है, कल्याणकारी, कल्याण करने वाला। तो उसी गांव के जूनियर हाई स्कूल में मैं सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। तो सर आपके बच्चे तो आपसे बड़े लगाव रखते होंगे, बहुत प्यार करते होंगे, मतलब आपको जब देखते होंगे, मैं अक्सर आपको फेसबुक पर सर देखता रहता हूँ कि मतलब आप अक्सर बच्चों से घिरे रहते हैं, एक्टिविटीज कराते हैं। अभी कुछ दिनों पहले, अगर मैं सही हूं तो आप किसी मातृभाषा, जिस दिन दिवस था 21 फरवरी को, आपने शायद कोई उनको लेकर के कहीं घूमने भी आप सब आसपास कहीं गए थे, या फिर साथ रैली कोई निकाली थी आपने? हाँ, वो मतदाता जागरूकता रैली निकाली थी मैंने बच्चों के साथ। और बच्चे थोड़ा लगाव, बच्चों से हम लगाव रखते हैं तो बच्चे हमसे भी लगाव रखते हैं। मैं जैसे ही विद्यालय के गेट के पास पहुंचता हूं तो विद्यालय में जो भी बच्चे होते हैं एकदम से आके मुझे घेर लेते हैं, और मुझे चारों तरफ से कोई अपने कंधे पे हाथ रख लेगा, कोई दूसरा अपने कंधे पे हाथ रख लेगा। हाथ पकड़ने के लिए आपस में वो छीना झपटी भी करते कि नहीं ये हाथ हम पकड़ेंगे, वो हाथ हम पकड़ेंगे। और तब जब तक मुझको आप कार्यालय में कुर्सी में बिठा नहीं देते जाके, तब तक वहां से वो हटते नहीं है बच्चे। और इसी प्रकार जब चलने लगूंगा, कहीं भी जाने लगूंगा तो तुरंत आ जाते हैं साथ में ही। सड़क तक तो मेरे साथ ही आना पसंद करते हैं, विद्यालय से सड़क तक की दूरी बच्चे मेरे साथ ही तय करते हैं अवकाश के पश्चात। क्या बात है, मतलब बच्चे जानते हैं कि सर के अंदर इतनी एनर्जी है, सर के अंदर इतनी ऊर्जा है कि थोड़ा सा उनको भी मिलेगा तो उनको आशीर्वाद मिलेगा, उनका जीवन जो राह है जीवन की और आसान हो जाएगी। तो सर एक चीज है कि घूमने का यह शौक आपको कब से हुआ? मतलब जो आप इतने, मैं अक्सर देखता हूं आपके फेसबुक पर, कहीं ना कहीं आप जाते हैं, वो जो चित्रकूट वाला आपका टूर था, आप जंगल में चले गए थे, बिना किसी प्लानिंग के चले गए थे, आप लोग कहीं भी स्नान किए, कहीं भी कुछ भी किए। सर इतना अच्छा लगता है, आप दृश्य इतना अच्छा दिखाते हैं। तो ये शौक आपको कब से हुआ घूमने का? ये चीजें जब मैं बचपन में पुस्तकों में पढ़ता था कि किन्हीं किन्हीं जगहों के विषय में पढ़ा। जैसे मैंने बहुत पहले नेतरहाट की एक पुस्तक मुझे मिली थी, वो बिहार बोर्ड की, उसमें नेतरहाट का जिक्र था। तब मैं 4 या 5 में पढ़ता था, तो मेरे जहन में आया कि कभी अगर जीवन में कुछ होगा तो नेतरहाट जरूर जाऊंगा। इसी तरह कई ऐसी चीजें आई जीवन में, जब मैं पढ़ाई के समय था, पढ़ाई के दरमियान, कि कोई चीजें देखने में आया, किताबों में चित्र देखा तो लगा कि वहां जाना चाहिए, लेकिन तब जा नहीं पाया। लेकिन एक मना स्थिति बन गई कि अगर कभी किसी लायक बना, कुछ हुआ, कुछ ऐसा जाने में संभव हो सकेगा तो उन स्थानों पर जरूर जाऊंगा। इसके अतिरिक्त टीवी देखते थे, सीरियल देखता रहा या फिल्मों में देखता रहा, कुछ स्थान वहां पर भी देखे तो स्थान जो अच्छे लगे तो वो भी एक मन मस्तिष्क में आ गए कि नहीं वहां पर भी जाना है। तो वो चीजें मैं भूला नहीं। जब मैं अब जॉब में आया या जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उन बातों को मैं भूला नहीं कि वो हमारी बचपन की जो हमारी इच्छाएं थी, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए तो एक कहे कि जो बीजारोपण है वो बचपन में ही हो गया था। लेकिन जो मैंने पहली घुमक्कड़ी अपने मित्रों के साथ या बिना अभिभावक के की, वो 1995 जब मैं 11वीं का एग्जाम मैंने दिया था। तो 11वीं के एग्जाम देने के बाद मेरी पहली यात्रा मित्रों के साथ, मेरे एक मित्र हैं रवि प्रकाश सिंह, शिव बाबू जायसवाल और योगेश दीक्षित, हम 4 लोगों ने चित्रकूट की पहली यात्रा गर्मियों में की थी। वो
अब बिना अभिभावक के मेरी पहली यात्रा थी, तब मेरी उम्र लगभग 15 वर्ष थी। तो वहां से शुरुआत मानते हैं, लेकिन फिर 5 वर्ष का लगभग ब्रेक रहा यात्राओं में। पुनः 2002 जनवरी 2002 ये एक प्रकार से युवा अवस्था में जो यात्राओं की शुरुआत हुई, तो मैं उसे श्रेय देना चाहूंगा जनवरी 2002 को, जब मैं पहली बार घूमने के उद्देश्य से राजस्थान गया था। और वो पहली यात्रा मेरी 22 से 24 दिन की थी। तो राजस्थान की वो यात्रा, संयोग से मेरा प्रशिक्षण खत्म हुआ था और 2003, मैं थोड़ा सा भूल गया था, 2002 नहीं 2003, जनवरी 2003, और मेरी नौकरी लगने के ठीक पहले, अध्यापकीय उसमें आने में, क्षेत्र में आने के ठीक पहले, वो मैं 20-22 दिन राजस्थान की मैंने यात्रा की थी। जयपुर को मैंने केंद्र बनाया था। तो वहां से मेरी यात्रा, जो यात्रा है, यात्राओं की यात्रा, वो शुरू हुई थी। नहीं, बहुत बढ़िया सर, हमको इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा तो मन कर रहा है कि अभी मैं घूमने निकल जाऊं। मतलब बहुत ही मतलब मैं तो सोचिए कि इतना हम लोग का ये है कि छुट्टी मिलना मुश्किल है, तो कैसे मैनेज करते हैं एक सरकारी सेवा में रहकर भी इतना सादा जो आप लगातार घूमते हैं, ये मैनेज कैसे होता है? जी, ये बहुत ही प्रश्न ऐसा है कि अधिकांश लोग ये प्रश्न पूछते हैं। सर ये सबसे अधिक प्रश्न आया है। हाँ, ये प्रश्न सर्वाधिक आया भी होगा। इसके विषय में मैंने एक पोस्ट भी लिखी थी। देखिए, घूमने के लिए आवश्यक नहीं है कि हम 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन के लिए ही निकलें। हम घूमने तो हम अपने घर से 20 किलोमीटर भी किसी जगह जाके घूम के आ सकते हैं। मैं अधिकांश समय आपको बताऊं, अपने जिले के जो मैंने भ्रमण करता हूं, मैं विद्यालय के पश्चात निकलता हूं। 3 बजे विद्यालय बंद हुआ, उधर से निकल गया, मैं 11 बजे 12 बजे तक रात में आ पाता हूं। लेकिन वो केवल किसी कार्य से नहीं जाता हूं, केवल ऐसे ही, जिसे कहते हैं कुछ भी देखा ना, कहीं भी कुछ, उस उद्देश्य से। लेकिन उसके बाद छुट्टियों का ही बताऊंगा। 365 दिन होते हैं। 365 दिन में जो मेरा विद्यालय खुलता है, वो 240 दिन ही खुलता है। 125 दिन 125 दिन विद्यालय में अवकाश रहता ही रहता है। वो अगर 125 दिन में हम 75 दिन भी घूम लेते हैं, तो एक बहुत बड़े दिन हो जाएंगे। वो 75 दिन का जब घूमेंगे, तो लगेगा जब वर्ष में आप निकालेंगे, तो 75 दिन में आप इतना घूम लेंगे कि लोग, आप अभी कल्पना नहीं कर सकते कि हम 75 दिन में कितना घूम सकते हैं। 75 दिन घर से बाहर रहना, वर्ष का लगभग यह मान चलिए कि 20% आप बाहर रहते हैं, तो ये बड़ी बात है। तो अगर आप 20% घूम लेते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज हो जाती है। तो छुट्टियों में लोग कहते हैं कि समय नहीं निकलता। समय तो निकलता है, लेकिन समय निकालना पड़ता है आपको। अपने जो आपके कुछ कार्य हैं, उन पे कहीं ना कहीं पे वो करना पड़ता है, उनको रोकना पड़ता है, जो बहुत आवश्यक कार्य हैं। तो छुट्टियों में आप, जो त्योहार है, हो सकता है वो आप घर में न मना पावे। जो घुमक्कड़ी हो, बलिदान भी मांगती है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, 2011 से मैंने होली अपने घर में नहीं मनाई है। ये 12वां वर्ष होगा कि जब मैंने होली अपने घर में नहीं मनाई। होली के त्योहार में मैं कभी घर में रुका ही नहीं हूं। दीपावली को छोड़कर शायद ही मैं किसी त्योहार में घर में रहता हूं। दीपावली में ही बस रहता हूं, और दीपावली के अतिरिक्त मैं किसी भी त्योहार में घर में नहीं रहता हूं। उन त्योहारों पे अक्सर जितने दिवसों की छुट्टी है, उस अनुपात में मैं यात्रा में जाता हूं। इसके अतिरिक्त गर्मियों की छुट्टियां, जो बड़ी छुट्टियां होती हैं, उनमें बड़े बड़े पर्यटन टूर, और जो जाड़ों की कुछ छुट्टियां होती हैं, उस पे भी भ्रमण का कार्यक्रम। इसके अतिरिक्त कभी कभी ऐसा होता है कि रविवार बंद है, मंगलवार बंद है, तो हम एक दिन सीएल लेके, सोमवार को सीएल लेके, शनिवार को जाके बुधवार की सुबह तक आ जाते हैं। तो वो भी हमारा कम से कम 3-4 दिन का हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार योजना बनाकर घुमक्कड़ी आसानी से हो जाती है। इतनी इसमें घुमक्कड़ी में मेरे लिए छुट्टियां कभी समस्या ही नहीं रही कि छुट्टियों के कारण मैं घुमक्कड़ी न कर पाया हूं। बहुत बढ़िया सर। थोड़ा सा सर यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन आ गया था, क्योंकि हम जानते थे सर कि आप ये ऐसे कहेंगे, तो एक प्रश्न आया था। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने, वो भी जब मैंने आपका ये पोस्टर डाला और बहुत लोग इंटरेस्टेड हुए, उन्होंने हमको व्हाट्सएप पर मैसेज किया, मुझे फोन किया।
फोन करके कहा कि मेरा एक प्रश्न है जो सौजनी जी से पूछिएगा कि ये घर में कैसे मैनेज होता है। मतलब क्योंकि वो लोग अगर कभी संडे रहता है, वो लोग सुबह गाड़ी बनवाने जाते हैं, दोपहर हो जाती है तो दिक्कत उनके लिए हो जाती है, यूक्रेन की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये घर में सर मैनेज कैसे होता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई साहब। इसके लिए ये सबसे पहले प्रश्न, मेरा विवाह जून 2004 में हुआ, तो मेरी घुमक्कड़ी की आदत जब मेरे ससुराल के लोगों ने देखी, सालियों ने, सलाहजों ने, तो उनका ये कहना था कि जीजा जी आप दीदी को अकेले घुमाते हैं, दीदी क्यों नहीं ले जाते? तो फिर क्योंकि उनको मेरे घूमने को तो बातें पता है, लेकिन उनकी दीदी कब घुमाती हैं ये उन्हें पता नहीं चल पाता। सामान्यतया वर्ष में मेरे 24 से 25 भ्रमण कार्यक्रम रहते हैं। उस 24-25 कार्यक्रम में कम से कम 8 से 10 कार्यक्रम हमारी श्रीमती जी के भी रहते हैं। अब अगर वो कहती है कि आप नहीं घूमे, आप भी जाते, हमको नहीं ले जाते, तो हम कहा भाई हम तो भी नहीं जाएंगे, फिर हमारे तो 25 जाएंगे लेकिन 8-10 आपके भी चले जाएंगे, क्योंकि घूमने का शौक उनको भी है। तो अगर हमने एकदम से बंद कर दिया तो आपके भी तो बंद हो जाएंगे। और उसके बाद भी उनका जो घुमक्कड़ी जो पोर्टफोलियो है वो किसी से कम नहीं है। हो सकता है मैं किसी जगह में 5 बार 6 बार गया हूं, लेकिन वहां पर वो 1-2 बार जरूर उनको करा के लाया हूं। और थोड़ा सा कुछ कहना भी पड़ता है कि हाँ इस बार मैं अकेले हुआ हूं, फिर अगली बार आपको ले चलेंगे, कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ता है। वो तो आप लोग फिर आगे क्या बताएं। फिर उनको भाई उनको खुश रखे बगैर बड़ी घुमक्कड़ी तो नहीं हो सकती है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो उनके स्वभाव की बात करें कि वो भी जानती हैं कि इनकी आदत है, तो उनको इस तरह भी समझाया जाता है कि मैं कहीं बाहर नौकरी करता होता, जितनी बार अभी घूमने जाता हूं शायद उतनी ही बार घर आ पाता। तो किसी चीज को हम किसी तरह कैसे समझा सकते हैं, और कहीं ना कुछ उनकी जो अन्य आवश्यकताएं होती हैं उस पे भी थोड़ा सा उसको प्रतिशत उसको बढ़ा दिया जाता है अपनी तरफ से। खैर वो जैसे अपने देश में उत्कोच व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था का भी कभी कभी पालन कर लिया जाता है। जी सर, आपकी मैं समझ सकता हूँ कि आपका गणित बहुत शानदार है, और मतलब कि आपने इतना अच्छा गणितीय सब कुछ निकाल दिया है। तो आपने कहा कि एक साल में आप लगभग 24 आपकी यात्रा होती है जी। तो इस तरह अगर 10 साल भी मान लिया जाए कि आप कंटिन्यूसली, हालांकि जो आप बता रहे हैं 2005 साल के बाद सब शुरू हुआ, तो ये आपको पता है अगर 10 साल भी मान लिया जाए तो लगभग 250 से ऊपर की यात्राएं हैं। मतलब मोटा अगर 250 की, तो कहाँ सर घूम चुके हैं भारत में? कौन कौन सी जगह सर आप अभी तक निपटा दिए हैं? देखिए, भारत विविधताओं का देश और बहुत बड़ा देश है। जी। अगर सामान्यतया लोग किसी एक प्रदेश में हो आए, एक प्रदेश के एक स्थान में हो आए, मान लीजिए कि वो मध्य प्रदेश के भोपाल हो आए, तो वो अपने नक्शे में मान लेते हैं, अपनी घुमक्कड़ी उसमें किताब में मान लेते हैं कि हम मध्य प्रदेश घूम आए। सामान्यतः कहेंगे हम इस, जब प्रदेशों की गिनती होगी, अगर हो सकता है उस प्रदेश के 1-1, 2-2 जिलों में ही हो आए होंगे, तो वो मान लेंगे कि नहीं हम इन प्रदेशों में घूम आए। ये अपने यहाँ की एक लोगों से जब पूछो तो ऐसी चर्चा होती है। किंतु मैं अगर कहूं तो अगर प्रदेश की दृष्टि से देखूं तो वर्तमान में जो 28 प्रदेश हैं, 28 प्रदेश में ये नॉर्थ ईस्ट के लगभग 4 प्रदेश, इन पर मेरा जाना नहीं हुआ है। और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इसमें जाना नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त लगभग अगर प्रदेशों की दृष्टि से देखें तो लगभग पूरा भारत के प्रदेश, ये नहीं कहूंगा कि मैं पूरा भारत घूम चुका हूं, पूरे भारत के प्रदेशों में जाना हुआ है। उसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन प्रदेशों के लगभग 80% जिलों में जाना हो चुका है, इतने प्रदेशों के। और जितने अगर धार्मिक रूप से चर्चा करूं, बात करूं, तो अगर 12 ज्योतिर्लिंग है तो 12 ज्योतिर्लिंग ऐसा कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है जहां कम से कम 3 बार जाना ना हुआ हो। और कुछ ज्योतिर्लिंगों में तो 12-12, 15-15 बार जाना हुआ। चारों धाम मैंने ये मान के चलिए कि 2012
में ही 2013 में ही मैंने चारों धाम कर लिए थे। चारों धाम की यात्रा 2013 में हो गई थी। उसके पश्चात यात्रा का क्रम अनवरत जारी है। अब तक इन धामों की यात्राएं भी कई बार हो चुकी हैं। चारों धाम कई बार जाना हो चुका है। इसके अतिरिक्त जो 7 पुरियां हैं, 7 पुरियों में भी जाना हुआ। जो माता जी के स्थान हैं वहां पर भी 52 शक्तिपीठ हैं, उन पे कुछ को छोड़ के लगभग अधिकांश पे जाना हुआ। तो ये धार्मिक यात्राएं थी। उसके अतिरिक्त अगर राजनैतिक यात्राओं की बात करें तो जो भी ऐतिहासिक स्थान रहे राजनीति से संबंधित, जो भी प्रमुख राजनेताओं के जन्म स्थल रहे उनके, या जहां पर समाधि स्थल है वहां पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त जो जंगली, जो मेरी सबसे प्रिय यात्रा, जो जंगली यात्रा, वन क्षेत्रों की यात्रा होती है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इधर छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ के जो भी नेशनल पार्क है तो वहां पर भी जाने का सौभाग्य मुझे मिला हुआ है, भौगोलिक रूप से। और प्राकृतिक रूप से भी समुद्र, पहाड़, नदियां, डेल्टा, मुहाने जैसे संगम जैसी चीजें, जो भी कभी पढ़ा बचपन में कि संगम क्या होता है, मुहाना क्या होता है, ये नदियों के उद्गम स्थल, इन पर जाने का सौभाग्य मिला। क्योंकि जो चीज मैंने कभी बचपन में पढ़ी, उनको देखने की एक जिज्ञासा थी, उनको देखने की इच्छा थी, उसे मैंने पूरा किया। एक प्रकार से जो मैं प्रैक्टिकल या प्रयोग नहीं कर पाया बचपन में पढ़ाई के समय, उसको मैंने इस माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया। नहीं सर, बहुत ही शानदार। और मुझे तो इतना सुन करके अच्छा लग रहा है कि हमारे जितने लोग भी मित्र हैं, स्नेहीजन हैं, आज उनके समक्ष एक लगता है कि महान यायावर मौजूद है। और हमें लगता है कि आपकी आंखों से हम लोग उन यात्राओं को देख भी रहे हैं। मुझे तो अच्छी फीलिंग आ रही है। तो जो आप सर इतना अच्छा घूमे, उनमें से सबसे आपको सर अच्छा क्या लगा? मतलब जहां पर आप गए तो मुझे लगा कि बस, हालांकि ये जो यात्राएं हैं आपका पैशन है, जुनून है, हम किसी को एक रेटिंग नहीं दे सकते हैं, लेकिन तब भी मतलब आपको कहाँ जाना चाहते हैं कि मतलब नहीं कहीं मन किया उठाए और फिर वहीं जाना चाहते हैं? तो ऐसा सर कौन सी आपसे कुछ ऐसी चुनिंदा यात्रा है सर? हमारे दोस्त मित्र लोग लाइन पर हैं, वो इससे लाभान्वित होना चाहते हैं। जो आपने कहा कि किसी एक यात्रा को अच्छा या बुरा कैसे कह दिया जाए कि कौन सी बहुत अच्छी थी, किसी के 5 पुत्र होते हैं, वो किस पुत्र को अच्छा कहे, तो यात्रा को भी हर यात्रा अपने अलग अनुभव और अलग शिक्षा देके गई। और जब भी उसी एक जगह की यात्रा पुनः करता हूं तो पुनः नया अनुभव और नई शिक्षा मिलती है। किंतु अगर ऐसा कहा जाए कि आपको जाना कहाँ अच्छा लगता है, तो मैं 2 स्थानों का नाम लेना चाहूंगा। एक चित्रकूट, नजदीक भी है और बहुत ही रमणीय क्षेत्र भी है। भगवान राम से अपना एक नाता भी है, भक्त और भगवान का, और उनकी तपोभूमि है। यह भी कारण, इस कारण से कभी भी अगर मन विचलित हुआ या मन में कुछ थोड़ा सा आराम करने की इच्छा हुई, शरीर थोड़ा सा रिलैक्स होने की इच्छा हुई, तो चित्रकूट मुझे अच्छा लगता है। एक बहुत ही भारी परिक्षेत्र है, थोड़ा बहुत क्षेत्र नहीं है। जंगल से लेके पहाड़, नदी, आश्रम, मंदिर सब कुछ वहां पर है। तो वहां चित्रकूट जाना मुझे पसंद है। और उसके पश्चात यदि मुझे किसी मित्र की आवश्यकता होती है साथ में, कि उनके पास जाके थोड़ा सा हल्का होने का, मन हल्का हो जाता है, कोई अगर व्यथा है मन में, कुछ है, परेशानी है, तो मैं जयपुर जाना पसंद करता हूं। क्योंकि वहां पर हमारे भाई कम मित्र श्री आशीष त्रिपाठी जी, जो मुझसे उम्र में 2 माह ही बड़े हैं, वो वहीं पर सेटल हैं। तो कभी भी अपने सुकून अगर चाहना होता है, शांति चाहनी होती है, तो वहां जयपुर भी मुझे जाना अच्छा लगता है। तो अगर जब कहीं मुझे जाने की इच्छा हुई और स्थान मुझे तय नहीं मुझे कहाँ जाना है, तो चित्रकूट या जयपुर, इन 2 स्थानों पर मैं जाना व्यक्तिगत कारणों से पसंद करता हूँ। बहुत शानदार। चित्रकूट की तो यात्राएं हम लोग आपकी अक्सर, मैं तो फेसबुक पर कई बार देखा हूं, आप लोग सुबह प्लान बनाए, दोपहर तक निकल गए, शाम तक पहुंचे और आराम से कहीं गए और किसी ऋषि मुनि के आश्रम में गए। आपने खुद भी खाया, सबको ललचाया। बाकी आपको, और आपके बारे में लोग इतने अच्छे जानते हैं, हमारे ये आप ही के हैं, स्नेहीजन हैं विजय कुमार मिश्र जी। जब आप ये बता रहे थे उसके पहले ही इन्होंने डिस्प्ले पे बता दिया चित्रकूट। तो
चित्रकूट की तो यात्रा आपकी इतनी फेमस है और बहुत ही शानदार सर। लेकिन क्या कोई ऐसी भी जगह है जहां पर आप प्लान तो बना लिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि या तो वैष्णो देवी या फिर मैं ही सर बहुत दिनों से सोचता हूँ वैष्णो देवी जा नहीं पाया, एक बार गया था। अभी आप सोचिए कि जॉब लगने के बाद मैंने फेसबुक पे डाला था तो बाबा धाम कितने दिनों से मैं सोच रहा था कि बाबा धाम जाऊं, और इस बार जाकर के बाबा धाम तो ऐसा ऐसा बोला जाता है कि माँ ने हमको बुलाया, हम अपनी इच्छा से नहीं आ सकते, उनकी इच्छा से ही आते हैं। बाबा ने हमको बुलाया तब हम जा पाए। तो ऐसी कोई अभी तक धार्मिक या ऐसी कोई पर्यटन की यात्रा है कि जो सर अभी तक कई बार प्लान बनाया आपने लेकिन भाई जा नहीं पाए? इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं थोड़ा सा आपको एक घटना बताना चाहूंगा। अपने जो हमारे पिताजी से संबंधित है। पिताजी से हमको बहुत चीजें मैंने जीवन में पढ़ी नहीं, लेकिन पिताजी के अनुभवों से मैंने प्राप्त किया। उनका बहुत साथ रहा। मुझे अक्सर कम से कम 3-4 घंटे अपने जीवन के अनुभव सुनाते रहते थे, तो अनुभव मेरे काम अब आ रहे हैं। तो कभी वो बैठ जाया करते तो उनकी एक इच्छा थी कि वो कहा करते थे कि मेरी एक इच्छा है कि गर्मी की छुट्टियों में कन्नौज का इत्र प्रसिद्ध है, अभी तो राजनीतिक कारणों से भी काफी चर्चा में रहा कन्नौज का इत्र। तो उनका था कि हम कन्नौज से इत्र खरीदें और गर्मियों में उसको गांव-गांव जाके किसी गांव में जाए और इत्र बेचें, और वहीं पर जो भी पैसा हमें आमदनी हो वहीं पर किसी गांव में किसी के यहाँ रुके, वहीं पर भोजन करें और अगले दिन फिर हम आगे निकल जाए। उनका एक उनकी इच्छा रहा करती थी कि भ्रमण का भ्रमण हो और हमारा उस भ्रमण का जो व्यय है, आय व्यय, वो भी हमें उससे मिलता रहे। जो आजकल जीरो ट्रेवलिंग की जो बहुत चर्चा सुनी है, वो बात उन्होंने मुझे आज से 1994-1995 में 10वीं-11वीं का छात्र था, तब वो चीज कहा करते थे। लगभग आज से 28 वर्ष पहले, 27-28 वर्ष पहले उस चीज की चर्चा किया करते थे। तो वो ही सुन के मेरे मन में भी एक धारणा ये बनी, लेकिन ऐसा कुछ इत्र या कोई चीज बेचने की नहीं बनी उसको करके करें। मेरी धारणा ये थी कि कम से कम 3-4 मित्र हों और पैसेंजर ट्रेन से यात्रा की जाए। किस क्षेत्र की? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की क्षेत्रों की जो ग्रामीण क्षेत्र है, किसी एक्सप्रेस से यात्रा नहीं करना, किसी बस से यात्रा नहीं करना, पैसेंजर में बैठे और जो भी गांव समझ में आवे, शाम तक जो भी गांव जहां वो रुके उस गांव में उतर जाए, उस गांव के आसपास घूमे टहले, वहां भी कहीं जहां हो सके विश्राम करें, मंदिर में, धर्मशाला में, किसी के घर में, वहां के सरपंच के अहाते में, वहां पर विश्राम करें। वहीं पर 3-4 लोग रहें, अगर कहीं भोजन मिल जाए तो ठीक है, अन्यथा अपना भोजन खुद बनावे और उसके बाद कम से कम ये 20 दिन की यात्रा करें। एक मेरी यात्रा, ऐसी यात्रा की योजना 2006 से है, लेकिन आज 16 वर्ष होने के बाद भी ये यात्रा परिणित नहीं हो पाई, और देखते हैं कि आगे कभी हो पाती कि नहीं हो पाती। उसके लिए मुझे 3-4 अच्छे मित्र चाहिए। इसके माध्यम से मैं कहना भी चाहूंगा, तो उन 3-4 लोगों में जैसे एक जुगेश सिंह जी हमारे मित्र हैं, राम अभिलाष जी हैं, ऐसे मित्र जिनके द्वारा यात्रा के साथ करने में बड़ा आनंद रहता है, तो ऐसे साथ में यात्रा करना चाहता हूँ। ये अभी तक पूरी नहीं हो पाई, मेरे जो ये विचार अभी तक पूरा नहीं हो पाया। नहीं सर, बिल्कुल आपकी ये यात्रा पूरी हो, और थोड़ा सा कुछ नेटवर्क संबंधित व्यवधान है, और फिर सर हमारे बीच उपस्थित होंगे। शरदिंदु लाइव देखने वाले सभी लोगों को मैं फिर से नमस्कार करता हूं। कुछ लोग अभी फिर से कारवां में जुड़े, नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है तो सर से कनेक्टिविटी थोड़ी कम हो गई है। आप इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करिए और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। हर सप्ताह किसी ना किसी मुद्दों पर एक महान हस्ती को बुला करके हम बातें करते हैं। कभी काव्य संध्या होती है, कभी व्याख्यान होता है, तो ये सभी वर्ग के लिए, सभी मित्रों के लिए समान रूप से यह कार्यक्रम लाभदायक है। उनके लिए इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी सौजन्य जी से जो ही संपर्क स्थापित होगा हम फिर से उनके पास चलेंगे। अभी तो मेरे पास ढेर सारे प्रश्न है, अभी सर को हम लोग जाने नहीं देंगे, और चांस की बात है कि उनसे हम लोग का संपर्क अभी समाप्त हो गया है। इसके बाद भी ये जो रिकॉर्डिंग है, अभी सौजन्य सर आएंगे तो ये जो रिकॉर्डिंग है, ये इसके बाद अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हो, नहीं देख पाए किसी कारण से, तो ये हमारे यूट्यूब चैनल शरदिंदु लाइव पर पड़ा रहेगा। आप कभी भी देखिए, अपने दोस्तों को सजेस्ट करिए। निश्चित तौर पर आपको इससे बहुत ही फायदा होगा।
जब आप कहीं भी जा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी चीज करने के लिए, जैसे आज उन्होंने हमसे एक बात बताई, कितना अच्छा लगा हमें कि हमें कोई विशेष, ये नहीं लोग कहते हैं कि हमें पास टाइम ही नहीं मिल पाता है, मैं टाइम ही नहीं निकाल पाता हूँ क्योंकि मैं सरकारी जॉब में हूँ, मैं प्राइवेट जॉब में हूँ। तो उन्होंने कितने प्यार से और अच्छे समझा दिया कि अगर आप चाहें, अगर आपकी इच्छा है घूमने की, तो आप निश्चित तौर पे आप समय निकालेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप समय, आपके लिए कोई कमी पड़े या कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर से सौजन्य जी हमारे साथ लाइन पर हैं, हम लोग आपको जाने नहीं देंगे। अगर ये जो नेटवर्क जो बाबा हैं, गूगल बाबा हैं, ये अगर जब जितना भी आपको चाहेंगे कि नेटवर्क की हमारे बीच प्रॉब्लम हो, लेकिन नहीं होगी। लगातार हमको सर मैसेज आ रहे हैं, लगातार हमारे मित्रों ने, एक स्टूडेंट का सर प्रश्न आया है, तो इसके स्वागत है। आगे चले। एक स्टूडेंट ने हमको अभी एक प्रश्न किया है और हमें लगता है कि वो प्रश्न बहुत ही, चूंकि मैं प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एक पुरातत्व विभाग सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो इस देश की आत्मा ही सर हमारी जो संस्कृति है वो प्राचीन भारतीय इतिहास में हम पढ़ते हैं, वो बच्चा भी पढ़ता है। उसने एक प्रश्न किया कि सर आप ऐतिहासिक स्थल भी घूमते होंगे, वो तो अभी शुरुआत कर रहा है। आज उसका यह प्रभाव पड़ा कि अब मैं समय निकालूंगा और मैं भी ऐसे निकलूंगा। हालांकि हमने कहा WT नहीं जाना, ट्रेन की टिकट लेके जाना, जनरल में भी जाना तो लेकिन उसने कहा कि मैं जाऊंगा जरूर, 2-3 मित्रों को लेकर के। आपसे आज एक बंदा सर तुरंत आपसे प्रभावित हुआ, उसने हमको मैसेज किया, मैंने अभी व्हाट्सएप पर मैसेज देखा। तो उसका प्रश्न ये है कि सर आप इतना ऐतिहासिक स्थल इतने आप घूमे हैं, तो सबसे अच्छा तो पुरातन ऐतिहासिक स्थल लाइक अजंता, एलोरा या बृहदेश्वर मंदिर या कुछ ऐसा कि जो आपको सबसे अच्छा लगा हो, जहां पर वो अपनी प्लानिंग में नंबर 1 पर सर उसको रखे हो। अभी जस्ट ये सर उसका प्रश्न आया है। इसके लिए जो कुछ मुझे स्थान बहुत अच्छे लगे ऐतिहासिक स्थल में, वो कुंभलगढ़ का किला, जहां पर महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। मैं शाम को वहां पहुंचा था। ऐतिहासिक स्थल के तो मैं फिर से कहना चाहता हूं कि किसी भी स्थल में जब आप जाते हैं तो वहां आपके साथ कौन है ये बहुत मायने रखता है। हमारे एक मित्र हैं भालचंद जी, वो इतिहास के अच्छे जानकार हैं। मैं जिस जिस ऐतिहासिक स्थल पर उनके साथ गया हूं, वह स्थान निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा ऐतिहासिक भ्रमण के हिसाब से। चाहे वो कुंभलगढ़ रहा हो या इसके अतिरिक्त हम उनके साथ वहां गए, लुम्बिनी गए, तो जहां जहां भी उनके साथ जाना हुआ, वो किसी बात को, इतिहास को इतने, इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में जो गोलकुंडा है वहां भी उनके साथ गए, तो किसी चीज का विवेचन, किसी भाव का विवेचन वो जिस तरीके से करते हैं, वह एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणा देने वाला दोनों होता है। उनके साथ ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा मैं सदैव भालचंद जी के साथ करना चाहूंगा। उनके अतिरिक्त मैं ऐतिहासिक स्थल, मुझे कहीं और घूमने भी उतना अच्छा नहीं लगता जब तक वो नहीं रहते हैं। नहीं सर, मैं इस बात को समझ रहा हूं, और जो इतिहास का शिक्षक होता है वो बड़ा मजेदार होता है। जैसे कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे साथ भी कभी चलिए, आपको और अच्छा लगेगा। कपिलवस्तु आइए, कपिलवस्तु तो बिल्कुल हमारे विश्वविद्यालय के जस्ट सामने है, आपको निश्चित तौर पे अच्छा लगेगा। आइए लुम्बिनी हम लोग चलते हैं और आपको सब नहीं, अच्छे से। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज तक जिसने जिसने मुझे बुलाया है, मैंने उसको निराश नहीं किया, मैं वहां पहुंचा जरूर हूँ। तो आपके यहाँ भी मैं आऊंगा अवश्य। सर ये प्रॉमिस है, और हम लोग यहीं से सरदेंदी लाइव पर दोनों लोग साथ बैठ करके एक दिन लाइव होंगे। अब जब भी चाहेगा तो होगा। सर एक फेसबुक पर आपकी पोस्ट वायरल हुई थी, हम लोगों ने देखा था। जब मैं ये प्रोग्राम करने वाला था तो मैंने उसको काफी लोगों को दिखाया था। अब बहुत अट्रैक्टिव चीज था सर, राजघाट का शायद वो सीन था, बनारस का सीन था। सभी लोग एक ही प्रकार की खूबसूरत टोपी पहने थे, एक ही जैसे अच्छे लग रहे थे, और आते आते लोग सर मेरे ख्याल से उसमें हमको लगता है कि 100-150 साल लोग रहे होंगे। हाँ, तो उसमें लगभग 80 लोग थे। हम लोग 60 लोग, हाँ लगभग 60 लोग बस में थे, और 20 लोग कुछ अन्य साधन से, वहां कुछ वहीं से मिले थे, कुछ अन्य साधनों से वहां आए थे। 80 लोग थे उसमें। नहीं तो जो हमारे भाई लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे मित्र लोग, हमारे स्टूडेंट इस कार्यक्रम से, सरदेंदु लाइव से जुड़े हुए हैं, मैं उनको बता दूं सर, बड़े बड़े ग्रुप के साथ सौजन्य जी यात्रा करते हैं। इतना अट्रैक्टिव लगता है यात्रा, इनकी यात्राएं इतनी अच्छी लगती हैं कि लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है।
मैं अगर आपको मतलब सौजन्य जी को मैं आज इस तरह से मान लीजिए कि आपके बीच लाया हूं, तो ये रत्न है, ये सच में कोहिनूर हमारे लिए है, यात्राओं के लिए। क्योंकि जब ये लोग चलते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि बनारस का वो घाट, मैं आपकी फोटो में देखता हूं कि लोग चारों तरफ से देखते हैं, तो एक तो खुद दर्शनीय गंगा मैया है, उनके घाट दर्शनीय है, और उनको देखने वाला जब ये बड़ा ग्रुप आया हुआ है तो खुद ये अपने आप में दर्शनीय है। तो सर इतना अच्छा लगता है, इतने बड़े बड़े ग्रुप आप सब मैनेज कैसे करते हैं? मतलब इसका कोई निविदा निकलती है या आप लोग प्लानिंग करते हैं? मतलब सर नहीं, करते क्या है? ये सब मित्रों का प्रेम है। मैंने फिर से कहा कि यात्रा मेरा पेशा नहीं है, यात्रा मेरा शगल है। यात्रा मैं जब भी कभी कहीं घूम आता हूं तो मुझे लगता है कि जो मेरे अपने हैं, मेरे अपने जानने वाले हैं, मैं भी उस चीज का अनुभव उनको कराऊं, ये भाव मेरे मन में आता है। तो जब मैं बनारस घूम के कई बार गया तो लगा कि अपने जानने वालों को भी बनारस की यात्रा कराऊं। और या विश्वास मानिए, जब मैं कोई बस से यात्रा करता हूं, एक बस में 50 से 55 लोगों की क्षमता होती है, और मैं कह देता हूं कि मैं यहां पर जा रहा हूं बस से, तो जो चलना वो चल सकता है। 2 घंटे के अंदर वो 50 लोगों की बस पूरी तरह से भर जाती है। उसमें फिर हमको बाद में इतने लोग आते हैं कि हमको मना करना पड़ता है। केवल ये आपसी प्रेम है, और उसमें जो भी चीजें होती हैं एकदम, कभी ये व्यवसाय नहीं रहा, एकदम खुली खुली होती हैं। उसमें जो कुछ कार्य मैं समाज के हित के भी उसमें करता हूं, उसमें कहता हूं कि जो लोग कमजोर हैं, नहीं घूम पा सकते किसी कारण से, और उनके अंदर घूमने की प्रवृत्ति है, तो हर ऐसी यात्रा में मेरा रहता है कि 4-5 लोग ऐसे चले कि जिनसे हम कोई शुल्क नहीं लेते, केवल समाज के लिए, समाज के व्यक्ति हैं और घूमना चाहते हैं, घूम नहीं पाते आर्थिक दृष्टि से, तो प्रयास ये रहता है कि ऐसे लोगों को भी, बस यात्रा का एक उद्देश्य ये भी होता है कि ऐसे लोगों को भी यात्रा कराई जाए। अच्छा, जब समूह में यात्रा करते हैं तो यात्राएं सस्ती होती हैं। जब सस्ती यात्राएं होती हैं, और तो सस्ती पैसा कम खर्च हो, ये किसे नहीं अच्छा लगेगा, और उस पैसे में आनंद भी खूब आ जाए, ये किसे नहीं अच्छा लगेगा। तो इस कारण से हमें मित्रों के साथ यात्रा करने में ना उन्हें कभी कोई समस्या हुई और ना हमें कोई समस्या हुई। फिर भी जिसको कभी समस्या हुई तो उनका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। पहली बात तो ऐसी बात आई नहीं, तो मैं स्पष्ट कह देता हूँ भाई, अगर ना अच्छा लगे तो अगली बार से बिल्कुल मत आइए, और अगर अच्छा लगे तो जरूर चलिए, हमेशा चलिए, सबका स्वागत है। तो कभी ऐसी आज तक अव्यवस्था मेरे साथ नहीं आई कि लोगों ने कोई जैसे रुकवा, जहां पर रोक दिया, जहां पर खाना खाने के लिए रोक दिया, सब लोगों ने एक साथ हर तरह से समर्थन में रहते हैं और सब सहयोग करते हैं। ये बात केवल सुनने में ही नहीं, जब साथ में चलने में और अच्छी लगती है। जब कभी भी आप ऐसी यात्राओं में साथ में होंगे और उस समूह का जब आनंद लेंगे, तो निश्चित रूप से यात्राओं के प्रति और समूह में यात्रा करने के प्रति मानसिकता निश्चित रूप से लोगों की बदलती है। क्योंकि सामान्यतः जब समूह में यात्राएं होती है तो विवाद बहुत होते हैं। सामूहिक यात्राएं अक्सर विवाद। आवाज आ रही है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल सर, आवाज आ रही है, आप बताइए। हाँ, सामूहिक यात्राएं में अक्सर विवाद होते हैं, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही, ईश्वरवादी व्यक्ति हूं कि आज तक मेरे साथ कभी, मैंने 250-250 लोगों के हमारे साथ समूह गए। मैं नहीं कहूंगा कि मैं ले गया, मैं कौन होता हूं ले जाने वाला, सब लोग स्वतः चलते हैं, मैं भी उसी यात्रा में चलता हूं। तो कभी भी 250-250 लोगों का समूह रहा, कभी भी ऐसे कोई विवाद, कोई मन में वैमनस्यता, ऐसा कभी कुछ आया ही नहीं। सर बहुत बढ़िया। और आपको बताया, मुझे अच्छा ये लगा इसमें और एक चीज थोड़ा जोड़ना है कि कभी भी जो यात्रा में मैं कभी किसी को प्रारंभ में मैं ये उसको बड़े बड़े सपने नहीं दिखाता कि मैं आपको ये घुमा दूंगा, ये दिखा दूंगा, यहाँ ले चलूंगा, वहां ले चलूंगा। मिनिमम जो चीज होती मैं वो बताता हूँ कि अगर हम बनारस गए तो हमने कहा हम केवल आपको बनारस में गंगा जी का दर्शन कराएंगे, आरती दिखाएंगे और उनके भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो जाएंगे, इतना हो जाए, इतने लेके हम चलते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जैसे ही समय रहता है, उसके अतिरिक्त हम अन्य स्थानों को भी टच करते हैं जो वो कभी सोचे ही नहीं थे। तो उनके लिए लगता है एकदम एक आश्चर्यजनक रूप से उन्हें नई चीज मिल जाती है, कुछ चीजें जिसे तो उनको और अच्छा लगने लगता है। कुछ चीजें मैं एकदम यात्रा के समय ही डिस्क्लोज करता हूं, उनको पहले खोलता ही नहीं हूं। अगर हम ये, हमारा कभी उद्देश्य ये नहीं रहा कि बताएं 10 बातें और हो पाए 5 बातें, हमेशा रहा कि हम बताएं 5 बातें और हम कर दें 7 बातें।
तो ये जो तरीका है उससे लोग सदैव जुड़े रहते हैं और अपनापन बनाए रखते हैं। नहीं सर, बहुत अच्छा, और हमें तो इतना अच्छा लग रहा है। पंडित धनेश शर्मा जी हैं, आपके मित्र हैं, हम लोग से जुड़े हुए हैं। जब मैंने ये प्रश्न पूछा तो उन्होंने बनारस वाला, तो उन्होंने आकर तुरंत कहा कि शॉर्ट टर्म नोटिस पर 70 सदस्य से कम तुरंत तैयार हो जाते हैं। उन्होंने कहा, और ये भी उन्होंने आपके लिए भी लिखा है कि निर्विवाद यात्रा करवाने में आपको सच में बहुत महारत हासिल है। तो ये सौजन्य जी आपकी एक बहुत बड़ी सफलता है कि आपको लोग इतने स्वीकार कर रहे हैं, लोग प्यार बोल रहे हैं। और हमको एक चीज अच्छा लगा कि ये सुभराय दस्तोगी हैं, उन्होंने बोला कि सच में अनमोल रत्न है हमारे सौजन्य भैया। तो जितने लोग हमारे जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर आज एक अनमोल यात्राओं के एक घुमक्कड़, एक बहुत महान यायावर हमारे साथ है, और ढेर सारा प्रश्न हमारे पास भी उनके लिए है। जब हम फेसबुक देखते हैं, हम तमाम घूमने संबंधित फूड ब्लॉगर देखते हैं, ब्लॉग देखते हैं, तो मोटे मोटे तौर पे सब दो भाग में डिवाइड हो चुका है। एक भाग में ये है कि मैं किसी का यहाँ नाम नहीं लूंगा क्योंकि हम लोग आपस में बात करने के हैं। एक उन लोगों का है जो लगातार ये बताते हैं कि वो करते हैं कि जीरो बजट ट्रेवलिंग किया जाता है। जब भी कोई इस पर पैसा खर्च करता है तो वो उसको बेवकूफ सिद्ध करते हैं। वो कहते हैं कि एक बोतल पानी ले लो और 2 कपड़े ले लो और बैग में टांग लो और अपना कहीं खड़े हो जाओ, जो मिले जिस तरह मिले उससे चलते हो। एक वर्ग ये सही है, और दूसरा जो एक वर्ग है जो लगातार प्लान बता रहा है, वो जो जाएगा और एक ऊंचाई पर अपने फोटोज वहां से लाइव करेगा, वहां से एक ही चीज बताएगा कि ये जी निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं, ये चल रहे हैं, हमारे साथ इतने लोग चल रहे हैं, हमारे पास ये प्लानिंग है, इतनी सीट खाली है, ऐसी सीटें खाली है। तो लोग पहले उनसे डिस्टेंस बढ़ाते हैं, डरते हैं। मेरा सर क्या है कि मेरा एक प्रश्न है कि सर इनमें से आप सर किस के फेवर में है कि सच में क्या जीरो बजट ट्रैवलिंग पॉसिबल है, या हमें कुछ अपना पैसा सच में निकालना चाहिए, अपनी पूरे जो हमारी सैलरी है, जो हमारी इनकम है साल की, तो सर आप ये मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, जो जीरो बजट घुमक्कड़ी वाली बात है, ऐसी घुमक्कड़ी में ऐसे मैं किसी सिद्धांत को नहीं मानता हूं। आप लो बजट घुमक्कड़ी हो सकती है, जो मैं करता हूं। लो बजट घुमक्कड़ी तो हो सकती है, लेकिन जीरो बजट घुमक्कड़ी नहीं हो सकती है। आप कुछ खा रहे हैं किसी का तो खा रहे हैं, भले ही आपके जेब का पैसा नहीं लग रहा, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम अपनी बिटिया को घुमाने ले जा रहे हैं, तो बिटिया हमारी कहे कि उसका तो पैसा 1 रुपया नहीं लगा, वो कहे कि मैं तो जीरो बजट घुमक्कड़ी करके आई हूं। तो उसी तरह व्यक्ति घूम के तो आया, किसी का मांग के खाया, किसी के साथ गाड़ी में गया, उसका पेट्रोल लगा, कुछ भी हुआ, तो वो कह के आवे कि मैंने जीरो बजट घुमक्कड़ी करके आया हूं। तो ये तो वही बात हुई कि मैं किसी को ले जाऊं, मैं अपनी पत्नी को ले जाऊं, मैं अपनी बिटिया को ले जाऊं, और आके वो भी तो कह सकते हैं कि मेरा तो 1 रुपया नहीं लगा, मैं तो जीरो बजट घुमक्कड़ी करके आई हूं। तो जीरो बजट घुमक्कड़ी जैसी कोई चीज नहीं होती है। हाँ, लो बजट घुमक्कड़ी हो सकती है। आप 200 रुपए की धर्मशाला में रुक जाए, आप रेलवे स्टेशन में रुक जाए, इस तरह तो माना जा सकता है। लेकिन जो ये जीरो बजट घुमक्कड़ी की बात है, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता हूं। ये तो एक प्रकार से फकीरों वाली, जो फकीर जिनका कोई उद्देश्य नहीं, वो निरुद्देश्य यात्रा मान ले। कहीं ना कहीं कुछ लोग तुझसे जीरो बजट क्या, कुछ लोग तो उसको कमा के भी ला सकते हैं। एक मांगने वाला सामग्री ले ले, घूमते रहे, खाने को मिलेगा, कुछ ना कुछ बचेगा भी, और कहे तो वो तो प्लस बजट घुमक्कड़ी हो जाएगी। तो जीरो बजट घुमक्कड़ी जैसा कुछ नहीं। अगर घूमने के लिए हमें निकलना है, एक उद्देश्य के तहत निकलना है, तो हमें मिनिमम कुछ ना कुछ खर्च करना ही चाहिए। अर्थव्यवस्था के निमित्त भी, समाज के निमित्त भी, कहीं ना कहीं हमको जो हम कमा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हिस्सा हमको वहां पे खर्च करना चाहिए। कोई किसी चीज की दुकान खोले, कुछ करे है, उसका कारोबार है, उसके हिस्सेदार बने कहीं ना कहीं उसके उसमें। और या तो फिर कहीं कहीं भाई कहते हैं हम वहां गए, मित्रों के यहाँ खाना खाया या कराए, तो उनको भी, वो भी जब आए तो हम भी उनको खिलाएंगे। तो वो भी, या तो हम पहले खिलाएं फिर बाद में जाके खाएं, तो एक प्रकार से वो निवेश हुआ। उसे हम जीरो बजट घुमक्कड़ी कैसे कहेंगे? या उनके यहाँ से हम खा के आए हैं, जब हमारे यहाँ आएंगे हम भी उनका स्वागत सत्कार करें, तो वहां पर हमने ऋण लिया और यहाँ पर हम उसको अदा करेंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इसके माने कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं।
रही बात जो दूसरा प्रश्न आपने कहा कि हमारे पास इतनी सीटें खाली हैं, ये है, तो वो एक व्यवसायिक यात्रा है। उन्होंने, बहुत से लोगों ने यात्राएं की, यात्राओं से अनुभव अर्जित किए और उसको अपना पेशा बनाया, पेशेवर हो गए। और जो स्वीकार करते हैं कि हम पेशेवर हो गए, उनसे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये भी कहें कि हम कुछ, इससे हमारी कमाई भी नहीं है, हम केवल समाज के लिए कर रहे हैं, आपको घुमाने के लिए कर रहे हैं, मेरा कोई लाभ नहीं है, तो ये ठीक नहीं है। अगर आप पेशेवर हैं तो निश्चित रूप से आप पेशेवर होके ही आइए। बहुत बहुत सर, हेलो, शानदार, बहुत अच्छे से आपने इसको बताया। और हम सर कुछ कमेंट लेते हैं। आपके लोग जुड़े हुए हैं आज। यायावरी जो ग्रुप है आपका, क्लोज ग्रुप है, तो ये यायावरी ग्रुप से निकल करके लोग बाहर आए हुए हैं आपके लिए। रेखा द्विवेदी जी हैं, सौजन्य भैया का जवाब नहीं, सबसे अलग हटकर उनकी सोच और अलग पहचान बनाते हैं यात्रा में। सर ये आपकी लोकप्रियता है संजय, सौजन्य जी। संजय कुमार मिश्र जी हैं भोले, उन्होंने कहा गुरु जी मैनेजमेंट के महागुरु हैं। आपके लिए इतना अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं नहीं कह रहा हूं, ये देखिए, चूंकि ये प्रोग्राम में होता क्या है, जब भी संजय भैया बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं। रेखा जी, संजय जी, इनका सभी हमारे अच्छे मित्रों में से हैं और हमारे साथ, हम इनके साथ हम लोगों की कई यात्राएं हुई हैं। तो हाँ, यात्रा से एक और चीज आई कि हम लोगों को पहचानते बहुत अच्छी तरह से हैं। जब हम जिसके साथ यात्रा करते हैं तो उसके स्वभाव से बहुत अच्छी तरीके से परिचित होते हैं। और मित्रता की मजबूती यात्राओं पर बहुत ही निर्भर होती है। आप जितने मित्रों के साथ जितनी अधिक यात्रा करेंगे और उसके बाद भी अगर वो आपके मित्र बने रहे तो वो मित्रता सदैव चलने वाली है। मैंने 4 लोगों का नाम आपसे सबसे पहली यात्रा में लिया था, फिर से ले रहा हूं। रवि प्रकाश सिंह, शिव बाबू जायसवाल, योगेश दीक्षित और मैं, 4 लोग थे। तो आज से लगभग 28 वर्ष पूर्व की यात्रा है, मतलब 27 वर्ष पूर्व की यात्रा है, किंतु उन लोगों से मित्र, अच्छी यात्रा रही और उसी यात्रा के कारण आज हमें वो याद है, आज हमारे मस्तिष्क पटल पर अंकित है उसी यात्रा। उस साथ के अन्य अनेक लोग भी थे, कई लोगों को भूल गया, कोई जान पहचान सब थी उस समय, आज नहीं है, लेकिन यात्रा हुई, ये इसलिए वो मुझे अच्छी तरह से याद है। और उसी तरह से सर ये प्रदीप शुक्ला जी हैं, कह रहे हैं कि शॉर्ट नोटिस में सीट इतनी जल्दी बुक होती है कि इतनी जल्दी ट्रेन में बुक नहीं होती है। आशीष जी हैं, आशीष त्रिपाठी जी हैं, आपके मित्र हैं, जुड़े हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ इस वार्ता को सुनने के लिए एफबी ओपन किया, अच्छा चल रहा है, हम दोनों लोग को बधाई दे रहे हैं। विवेक द्विवेदी जी हैं, वो आपको सादर प्रणाम निवेदित करते हैं, बोलते हैं यायावर हैं हम, यावारी धर्म हमारा, ये तो मूल मंत्र ही है। फिर आशीष जी बोलते हैं सत्य जीरो बजट घुपड़ी संभव ही नहीं है। आशीष जी हमारे बीच राम अभिलाष जी हैं, जो उन्होंने आपके लिए कहा है कि सौजन्य जी के साथ यायावरी सौभाग्य से ही मिलती है। मतलब ये उनका बड़प्पन है, ये उनका बड़प्पन है। नहीं समय मिला है सर, ये भी सौभाग्य से मिला है। पंडित धनेश शर्मा जी हैं, कभी कभी तो ट्रेन की पूरी बोगी ही 60 टर्म में रिजर्व हो जाती है, बस एक संदेश काम धाम छोड़कर निकल पड़ते हैं घुमक्कर, अपने घुमक्कर महागुरु के साथ। ये सर अच्छे कमेंट आ रहे हैं आपके लिए। और सारी दुबे जी हैं, राहुल सांस्कृतियन हैं हमारे सौजन्य भैया, उन्होंने कहा भी था सैर कर, हमने शुरू किया था सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी घट रही तो नौजवानी फिर कहां। उनके हम लोग यात्राओं में देखें इसको। राम अभिलाष जी हैं, उन्होंने बोला कि सौजन्य जी एक बार जिससे मिलते हैं उसके पूरे परिवार का नाम याद कर लेते हैं। आप अक्सर फेसबुक पर जब कहीं फतेहपुर के आसपास ही घूमते हैं, कहीं किसी के यहाँ बैठते हैं, पूरी फैमिली आपका स्वागत करती है, क्या मेल क्या फीमेल, छोटे छोटे बच्चों से आप उनकी बातें सुनते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, उनको वात्सल्य देते हैं, उनका जो है आप अपना फेसबुक पर डालते हैं, हम लोग भी सोचते हैं, देखते हैं। पंडित धनेश शर्मा जी फिर कहते हैं कि एक दूसरे के साथ अगली यात्रा में सहज भी हो जाते हैं और सामंजस्य होता है। तो ये सारे सर एक कमेंट आपके लिए आए हैं। एक और सर प्रश्न है कि ये जब आप लोग जब घूमने जाते हैं, ये लगातार आपके मित्र आए हैं और बहुत ही खुश हैं आपको देख करके, ये खुश। एक तो सर मैंने शुरू में बोला था आप आज खूबसूरत बहुत लग रहे हैं। अभी सर हुआ क्या था कि यायावरी ग्रुप में जो जब जिस दिन बसंत पंचमी थी तो पीत वस्त्र का कंपटीशन चला था, तो उसमें आपने डाला था, लेकिन जब वो
उतना आनंददायक नहीं था आज आपको लाइव इस पीले वस्त्र में देख करके। तो कंपटीशन तो आज ही होना चाहिए। आज आपको 100 में 100 अंक मिलेगा इस मतलब इतने खूबसूरत लगने में। तो सर ये प्रश्न है कि ये जो फूटिंग, लॉजिंग और ट्रेवलिंग है, जो 3 चीज है, क्योंकि टेक्निकल है सर, कि हमें कुछ ना कुछ हमारे जो जानने वाले हैं, दोस्त मित्र हैं जो जुड़े हैं, उन्होंने जो बजट ट्रेवलिंग है उसकी हकीकत समझ लिया। हमें कुछ ना कुछ जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति रही है वो शुरू से ऐसी रही है कि बिना ये यात्राएं इसलिए होती थी कि सबको फायदा हो, सभी हाँ। यात्राएं इसलिए होती कि हम केवल स्वार्थियों की हमको। हाँ, बहुत एकदम ठीक बात कही। ये तो जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, जी 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 बताएं। जो केदारनाथ, बद्रीनाथ वहां पहाड़ में स्थित है, उसका कारण यही है। वहां पर खाने पीने के लिए क्या है, कुछ नहीं है। तो वहां पर उसका एक सामाजिक कारण यह था कि लोग वहां पर आएंगे तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां के लोगों को अवसर मिलेंगे पैसे कमाने के, इसलिए वहां पर स्थापित किए गए। रामेश्वरम एकदम नीचे, वहां आप देखें, अगर तीर्थयात्री न जाए तो वहां कुछ है ही नहीं। और तीर्थयात्री कारण केवल एक और चीज होती है, इस पर लोग हो सकता है विरोध भी करें। एक हमारे समाज में पंडों के प्रति एक गलत धारणा है। कुछ कमी हो सकता है पंडों की हो, लेकिन आज से 50 वर्ष पूर्व, 60 वर्ष पूर्व जो तीर्थ यात्राएं होती थी, आप पंडों के बगैर उनकी कल्पना नहीं कर सकते थे। यात्राओं के आधार होते थे पंडे। आप बद्रीनाथ, केदारनाथ में जब पहली बार गया था 2011 में, तो मेरे पास पैसे खत्म हो गए। वहां मुझे कोई जानने वाला नहीं। मैं भी पहले पंडों के प्रति दुराग्रही था, लेकिन वहां मुझे कोई जानने वाला नहीं। तब वहां जो हमारे जिले के पंडे थे, लंबरदार उनको कहते हैं, उन्होंने मुझको 3000 रुपए वहां दिए। आप जाइए, अपना खर्च आराम से करिए, और मैं आके आपसे दिसंबर में आऊंगा, आपसे पैसे ले जाऊंगा। तो उस घटना से जो पंडों के प्रति दुराग्रह था मेरे मन से निकला कि नहीं, यात्राएं पंडों के बगैर संभव ही नहीं हो सकती थी। हाँ, कहीं कहीं पर पंडों ने थोड़ा सा बदमाशी या उन्होंने कुछ ऐसा किया है, तो लेकिन अब वहां भी सुधार हो रहा है। नैमिषारण्य जैसी जगहों में हमें बहुत अच्छा अनुभव रहा। वहां के जो भी तीर्थ पुरोहित रहे, बहुत अच्छा अनुभव रहा। कभी भी जाते, जैसे घर जैसा मुझे सत्कार मिलता है वहां पे। जो आप होटल में रुक सकते हैं, वहां पर आपको व्यवस्थाएं खरीदनी पड़ेंगी। और जब तीर्थ पुरोहित के यहाँ आप रुकते हैं तो वो आपको अपना अतिथि समझकर आपकी व्यवस्था करता है। हाँ, अब ये कि उसका घर भी हम लोगों से चलता है, तो हम लोगों को भी चाहिए कि जब हम वहां से विदा हों, जिस प्रकार हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आता है, उसको जब विदा करते हैं तो कुछ ना कुछ देते हैं, या हम कहीं से आते हैं तो कोई, हम अपने ससुराल गए, कुछ गए तो कोई कुछ हमको देता है। तो वो भी परंपरा हमें बनाए रखनी चाहिए। और केवल तीर्थ पुरोहितों का इलाज नहीं होता तीर्थ स्थानों से, वहां के दुकानों का, वहां के वाहन चालकों का, वहां के होटल संचालकों का, पूरी फूल बेचने वालों का, फूल पत्ती, वो सब थोड़ा तीर्थ पुरोहित करते हैं, वो तो सामान्य जनमानस ही करता है। तो किसी एक तीर्थ स्थान से केवल एक वर्ग को कभी लाभ नहीं होता, वो पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता है। नहीं सर, आपने बहुत सही बात बताई। फिर से सर कुछ कमेंट लेने की बारी है। बहुत अच्छे सर आपके लिए आए हैं। अभिषेक कुमार जी हैं, जय बड़े भैया जी, जय पीताम्बर धारी, आपके लिए सलाह है। फिर पंडित धनेश शर्मा जी ने कहा है कि आप मेमोरी गुरु के नाम से जाने जाते हैं। ये हम लोग देख ही रहे हैं। परिवार की ससुराल, मायका, एक हिसाब किताब सब आप अच्छे से याद रखते हैं। श्याम जी उमर हैं, और ये बता रहे हैं कि सौजन्य भैया के साथ यात्रा करना अर्थात हर चिंता से निश्चिंत हो जाना। बस केवल सौजन्य भैया के दिशा निर्देशों को समय समय पर पालन करते रहिए और आनंद के सागर में गोते लगाते रहिए। शान और अनुभव तो सौजन्य भैया के पास अथाह ही है। दूरदर्शिता भी लाजवाब है। मितव्ययिता नाम की चीज ही नहीं। कुल मिलाकर किफायती और आनंदमयी यात्रा का दूसरा नाम है सौजन्य त्रिपाठी। तो बहुत ही शानदार सर कमेंट है, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है। श्याम जी धन्यवाद। ये पंडित वेद प्रकाश त्रिपाठी जी हैं, बहुत सुंदर आपको कह रहे हैं। हमने अब कहा ही था कि आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। चलिए पुनः आपको धन्यवाद दे ही देते हैं। मैंने धन्यवाद अभी तक नहीं दिया, लेकिन धन्यवाद आपको दे देता हूँ इसके लिए। सारी दुबे हैं सर, हमारे सौजन्य भैया के साथ यात्रा करना, महिलाओं का ग्रुप जाता है, सुरक्षित रहता है? इस पर एक प्रश्न अलग से आपसे पूछूंगा। पंडित धनेश शर्मा फिर कह रहे हैं, अभी सर हमको एक्चुअली पता नहीं था, हमें लग रहा था कि आप यूं ही
आज सेलेक्ट किए होंगे, भाभी जी ने कहा होगा कि इसको पहन लीजिए, लेकिन पंडित धनेश शर्मा जी ने बताया कि आज का दिन वृंदावन श्रेय सम्मेलन की वर्षगांठ है। जी जी, हाँ एकदम। क्या है, आज हम षष्ठ श्रेय सम्मेलन की वर्षगांठ भी मना रहे हैं जी। तो जितने लोग भी हमारे साथ शरदिंदु लाइव से जुड़े हुए हैं, आज उनको बहुत अच्छा लग रहा है। राजेश कुमार जी बोल रहे हैं कि सौजन्य जी चलता फिरता गूगल है, जहां गूगल काम नहीं करता वहां पर आप काम करते हैं, धन्य है आप। राजेश कुमार जी ने आपके लिए कहा है सर। दिनेश कुमार सिंह, सौजन्य भैया के नाम ही यायावरी है, बहुत अच्छा लगा। संजय कुमार मिश्र फिर कह रहे हैं कि सौजन्य दादा पूरे कार्यक्रम का निचोड़ गुप्त रखते हैं, बहुत बढ़िया। उनको सरप्राइज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बहुत मजा आता है। शारदा शरद तिवारी जी हैं, उन्होंने कहा है कि गुरुवार के साथ यात्रा का मतलब है टेंशन मुक्त हो जाओ, कहीं जाना है, कहाँ रुकना है, क्या खाना है, मैनेजमेंट गुरु है आप। तो तमाम सर आपके लिए कमेंट हैं, अगर मुझे लगता है कि कंटिन्यूसली आ रहे हैं, कमेंट ही पढ़ने में पूरा समय हम लोग का चला जाएगा, लेकिन सर आप ये जरूर पढ़िएगा, मैं एक एक कमेंट डिस्प्ले कर दूंगा। जी जी, मैं अवश्य पढ़ूंगा। अब हाँ, ये मित्रों का प्रेम है। नहीं सर, अनुराग सिंह जी का कमेंट आपके लिए मैं ले रहा हूं, मुझे 2-3 कमेंट और लेने हैं आपके लिए, अच्छा लग रहा है मुझको। एक तो शुभ्रा रस्तोगी जी हैं, भैया के साथ यात्रा संपन्न होने से पहले दूसरी यात्रा का प्लान करने लगते हैं हम लोग रही है। एक है हमारा अनुराग सिंह जी, सादर प्रणाम सौजन्य सर जी। सौजन्य सर के साथ जो आनंद यात्रा के साथ आता है, उससे भी ज्यादा आनंद सर की यात्रा के बारे में जो लिखते हैं उसको पढ़ के आता है, यात्रा का मजा आता है, हम भी है इसमें। ये सर अनुराग सिंह जी ने आपके लिए कहा है। अनुराग सिंह जी से आग्रह किए कि यात्रा मेरे साथ वो अवश्य करें, उनके साथ मेरी यात्रा हुई नहीं है अनुराग सिंह जी के साथ। तो ये आप करिए। कैलाश अनिल द्विवेदी हैं, पंडों के प्रति सौजन्य जी के दृष्टिकोण से पूर्णतः सहमत हैं। तो और फिर सारी दुबे जी ने कहा है कि सभी का ध्यान रखते हैं, मुखिया के रूप में काम करते हैं, बहुत कम पैसों में बड़ी यात्रा करा देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं आपके सर अंदर। निश्चित तौर पर यह शरदिंदु लाइव का जो ये पटल है ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग आज सफल है और आज समृद्ध हो गया आपके आने से। एक सर प्रश्न है कि घूमने के दौरान ये फूडिंग, लॉजिंग और ट्रेवलिंग ये मैनेज कैसे करते हैं? हाँ, तीनों के विषय में मैं संक्षेप में उत्तर दूंगा। देखिए, फूडिंग सामान्यतया मैंने देखा कि जब मैं यात्रा करता रहा तो जो लोगों को देखता रहा कि जब दक्षिण भारत जाते हैं तो वहां दाल रोटी खोजते हैं। तो जहां पर जाइए, पहली चीज तो वहां के भोजन को एक्सेप्ट करिए, वहां को भोजन को खाना सीखिए। केवल हमें अब जो अपना सेफ जोन है, हेलो जी सर सुन रहे हैं। हाँ, जो हमें जो सेफ जोन है उससे कहीं ना कहीं में बाहर निकलना चाहिए। जो वहां पर उपलब्ध है उसको स्वीकार करना चाहिए। हो सकता है कि हमारे पसंद का ना हो, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति तो खा रहा है, हम घूमने निकले हैं तो कुछ ना कुछ वहां की चीजों को जानने निकले हैं, तो इसलिए निश्चित रूप से हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हाँ, हो सकता है कहीं कहीं पर शाकाहार मांसाहार वाली समस्या आ जाए, या लगातार 2-3 दिन हम उसी टेस्ट को खाएं, फिर हम अपना टेस्ट हमारी जबान मानने लगे। तो उसके लिए एक बहुत छोटा सा है प्रयोग की घर से मैं भी कभी इसके लिए देसी घी, एक डिब्बे में लगभग 100 ग्राम देसी घी, बुकनू, अपने एक नमक और हल्दी और तेल डाल के बुकनू बनाया जाता है, अचार, नमक, बुकनू, अचार और मिर्चा, भरे हुए मिर्चे का अचार, ये कुछ चीजें मैं पैक कर लेता हूँ। लगभग ये सब मिला के 200 ग्राम का एक डिब्बा बन जाता है, उसको अपने साथ रखता हूँ। अगर कहीं ऐसी समस्या आई तो रोटियां ऐसी है कि रोटियां कहीं ना कहीं हर जगह मिल जाती हैं, तो रोटियां ले ली गई, उसमें घी लगा के बुकनू या नमक डाल के मिर्ची अचार के साथ खा लिया गया तो सुधा पूर्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त सत्तू और चने ये भी लेके चलने की आदत है। थोड़ा सा गर्मियों की यात्रा तो सत्तू जरूर रखता हूँ, अपने आप में संपूर्ण भोजन है। खैर आप पूर्वांचल के हैं, उसके विषय में आपको क्या बताऊं, आप खुद ही उसके विषय में अधिक जानते होंगे। और चना शाम को जहां भी रुके एक लोटे में थोड़ा सा 50-60 ग्राम चना डाल दिया, सुबह वो फूल गया, उसमें नमक और प्याज काट के डाला और एक उसको नाश्ता कर लिया। तो ये थोड़ा सस्ता भी होता है और अपना टेस्ट भी देता है। लेकिन मैं पुनः कहता हूं कि जिस जगह पर जाए वहां का भोजन अवश्य करें, वहां का लोकल फूड, स्ट्रीट फूड अवश्य करें। आप कर्नाटक जा रहे हैं और वहां पे आप दाल मखनी और तवे की रोटी मांग रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप वहां जाना है क्यों, आप भी घर ही रहते।
और वो दूसरी बात, महंगा भी वहां मिलेगा, वहां की लोकल चीज सस्ती मिलेगी। यही चीजें आपकी यात्रा को महंगी और सस्ती बनाती हैं और वहां से आपको जोड़ते भी हैं। अगर वहां का लोकल स्थानीय भोजन करेंगे तो आप वहां से जुड़ पाएंगे। ये फूडिंग का था। लॉजिंग, सामान्यतया मैं अगर अपने 2-4 मित्रों के साथ होता हूं तो होटल में अगर बहुत ही कहीं कुछ व्यवस्था न बनी तब होटल में रुकना पसंद करता हूं। अन्यथा धर्मशालाओं में, जो कुछ संगठन है उनके कार्यालयों में, जो सामाजिक संगठन है उनके कार्यालयों में रुक जाता हूं, धर्मशालाओं में रुक जाता हूं, मंदिरों में रुक जाता हूं, ढाबों में जो खटिया पड़ी होती हैं, अगर अपनी गाड़ियों से गए तो वहां पर विश्राम कर लेते हैं। जब कहीं पर ऐसी व्यवस्था नहीं होती तब होटल की व्यवस्था देखी जाती है। मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा। 2009 में मेरी यात्रा थी, 25 दिन की मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान की यात्रा थी और अपनी गाड़ी से ही थी। तो उसमें एक रात पोरबंदर में मैंने गौशाला में मैं रुका था। वहां बहुत सी गाय थी, गिरी गाय वहां गाय थी और गायों के साथ में कुछ छोटा से ऊंचे ऊंचे चबूतरे टाइप बने थे। तो कहीं नहीं, रात काफी हो गई थी, लगभग 12-1 बज गया था। तो वहां पर हम 5-6 लोग थे। वहां पर हम लोगों ने दरी डाल के रात वहां गुजारी थी। तो ऐसे जगहों पर भी रुकने का मतलब अनुभव हम लोगों को मिला हुआ है। ये थी रुकने की बात। और ट्रेवलिंग की बात, जहां जैसी व्यवस्था बनी। नेतरहाट में जब गया था तो महुआ डांड से नेतरहाट के बीच साधन बहुत कम चलते हैं। तो वहां पर जो ये मैजिक चलती है, जिसे छोटा हाथी भी बोलते हैं, हम लोगों ने उसके छत में यात्रा की थी। वो मैजिक अंदर पूरी भरी थी, अंतिम मैजिक थी। तो कहें अगर आप चाहें तो छत में बैठ जाएं। तो उसकी छत पर हमने यात्रा की थी। एक बार विंध्याचल जाना हुआ था तो प्रयागराज से मालगाड़ी के जो पीछे वाले डिब्बे में मालगाड़ी से यात्रा की थी। तो यात्राएं जैसे जहां पर व्यवस्था बनती उस तरह यात्राओं का सुख लिया जाता है। और जब ग्रुप टूर होता है तो उसमें थोड़ा सा बस या ट्रेन बुक करके वहां पर यात्राएं करते हैं। नहीं सर, बहुत बढ़िया। और मैं तो खुद आपको इतना गौर से सुन रहा हूँ। 2-3 इमोशनल कमेंट आए हैं और मैं तो ये सोचा था कि 1 घंटे के अंदर ही निपट जाएगा, लेकिन इसको सर निपटाना नहीं था। लोग आप इतना इमोशनली लगाव रख रहे हैं। इमोशनल कमेंट आए हैं। श्याम जी उमर हैं, आपके जानने वाले हैं। जब से सौजन्य भैया से संपर्क हुआ, आपके गुणों के कारण आपका मुरीद हो गया था, पर बहुत गहरा प्रभाव तब पड़ा जब पिछले श्री जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा हमने कार ड्राइव करके की थी। आपने कार यात्रा की बात जानी तो प्रतिदिन एक अच्छे अभिभावक के नाते हालचाल लिए, चिंता रखी और उचित दिशा निर्देश देते रहे। उस रात को, यह घटना को याद करके आंखों में आंसू आ गए थे। धन्य है हम जो हमें इतना अच्छा और सुधी अभिभावक मिला। सर, इस पर क्या करना चाहते हैं? बाकी प्रश्न तो बाद में होंगे। नहीं, ये कि आप जी अपने जो भी लोग जानने वाले, कोई भी जब कोई यात्रा में जाता है और वो क्षेत्र मेरा जाना समझा हुआ होता है तो मैं उनसे लगातार संपर्क में रहने का प्रयास करता हूं। भले ही मेरी दिन में 3 मिनट 4 मिनट बात हो, लेकिन एक बार मैं उनसे बात करता हूं कि कहीं किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही या कोई ऐसी बात तो नहीं कि कोई आपको दिक्कत हो रही हो। क्योंकि वहां पर संभवतः हो सकता है कि उनको कोई दिक्कत आ जाए तो उनके पास कोई तंत्र ना हो। मैं यहाँ बैठा हूं लेकिन मेरे वहां कुछ सूत्र हो तो मैं उनकी कुछ सहायता किसी भी स्थिति में कर सकूं। कई बार ऐसा हुआ भी है कि सहायता करनी पड़ी, लोगों की सहायता की जाती है। तो एक उस उद्देश्य से कि उनकी यात्रा सफल रहे, अच्छी यात्रा रहे और आसानी से उनकी यात्रा सरल यात्रा बन सके, इस निमित्त मैं सबसे जुड़े रहने का प्रयास करता हूं। जो लोग ही बता के जाते हैं कि मैं इस जगह की यात्रा में हूं तो उनसे मैं लगातार जुड़े रहने का प्रयास, और ये होता है कि अच्छी से अच्छा इनका जो भी हो सके मार्गदर्शन हो सके, जो मैं कर सकूं यहां से बैठकर वो मैं उनके लिए करूं, ये एक भाव रहता है मेरा। नहीं सर, बहुत बढ़िया। सारी दुबे फिर से कह रही हैं कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो उनका साथ मिला। हम लोग दुनिया के मजे लेना चाहते हैं सौजन्य भैया के साथ। कोई भी बड़ी यात्रा लाइक विदेश की यात्रा भी अब असंभव नहीं है। आप पर इतना लोगों को विश्वास है। निश्चित तौर पे सारी दुबे जी, आपकी यात्रा सफल हो और विदेश यात्रा भी आप लोग करें। आप लोग को हमेशा सौजन्य जी का इतना स्नेह मिलता रहे। भुवन जी हैं, सौजन्य जी ये दिल्ली से कह रहे हैं कि दिल्ली के ट्रेवल टॉक ग्रुप में सौजन्य दादा का जब भी जिक्र होता है तो स्नेह सम्मेलन के भव्य आयोजनों का खूब विस्तृत विवरण रहता है।
जय, जिसमें सौजन्य दादा के ही करामाती व्यक्तित्व की चर्चा मुख्य रूप से होती है, मुझे इनके दर्शन का प्रथम सौभाग्य वृंदावन स्नेह सम्मेलन में मिला और इसी वर्ष 7वां स्नेह सम्मेलन श्री जगन्नाथ धाम पुरी में इनके सानिध्य में परिपूर्ण हुई। हम सब इनके प्रेम आचरण में से अभिभूत हैं। सरलता ही सबसे कठिनतम है, जो सरल है वो सौजन्य है। जय जय। अब सर बहुत बढ़िया, मतलब मुझे इन्होंने एक लाइन बोला है कि जो सरल है वो सौजन्य है। तो सर हम तो लगातार देख रहे हैं सर, आप निश्चित तौर पे बहुत ही सरल हैं। सारी दुबे जी ने कहा हम लोगों ने सौजन्य भाई के साथ कश्मीर यात्रा की, मेरे नसीब की सुखदाई कश्मीर की धरती का स्वर्ग, हम अपनी आंखें देखे बिना फिल्म की शूटिंग का डांस ग्रुप भी किया गया, जय जय शिवशंकर वाला। सर उसके बारे में बताइए। अभी क्वेश्चन है, ये जो सारी दुबे जी ने कहा है कि आप लोगों ने वो जय जय शिवशंकर की, तो ये सर क्या घटना है? जब इस साल जून में कश्मीर यात्रा का प्रोग्राम बना, तो वो हमारे एक बीकानेर के मित्र हैं अमर सिंह सोलंकी जी, तो उन्होंने कहा कि आप एक यात्रा कश्मीर की मेरे साथ करिए। तो मैं खाली था, मैंने कहा चलिए चलते हैं। तो सभी लोग तैयार हो गए। फिर ये थोड़ा सा, ये मैं बचपन में मैंने देखा था कि वो राजेश खन्ना को गीत जय जय शिव शंकर, तो उसकी फिल्मांकन वहीं पर हुआ था, गुलमर्ग में एक मंदिर है वहां पर हुआ था। तो मुझे लगा कि उस पल को जिया जाए, तो इस गीत को वहां पर उस गीत पे डांस होना था। उसके लिए मैंने अमर सिंह जी से कहा था कि प्याला जो तेरे नाम का पिया, तो हमका भांग तो संभव नहीं है, तो ऐसा करिएगा कि कुछ शिकंजी वगैरह की व्यवस्था कर लीजिएगा। तो शिकंजी वगैरह लाए थे, क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक में पीता नहीं हूँ, तो सबके लिए शिकंजी बटी और शिकंजी को ही भंग का स्वरूप दिया गया और उसको पीते हुए नृत्य हुआ। तो जो हमें घोड़े वाले बहुत परेशान कर रहे थे पहले, हमारे घोड़े में बैठ जाओ, हमारे घोड़े में बैठ जाओ, तो वो घोड़ा छोड़ के वो भी साथ में सब नृत्य करने लगे, वो भी मस्त हो गए। उन्होंने भी कहा कि इतना आनंद हमें आज तक, इतने हमेशा हम सोचते रहे कि हमारे में यात्री बैठे, ये करे, हमारा दिमाग उसी में लगता था, पर कहा आनंद आज मुझे हम लोगों को आया है। तो वो वीडियो है जिसमें स्थानीय लोग भी नृत्य करना है, हम लोग भी मस्ती में है। तो वो वीडियो एक बहुत अच्छा वीडियो था वो। नहीं सर, बहुत बढ़िया। और सुमित पंडित धनेश शर्मा जी और हमारे बीच सुब्रत रस्तोगी जी हैं, उन लोगों ने कहा आपके बारे में, जो बाकी बात पहले हो चुकी है, कि आप सबका इतना क्या केयर करते हैं, ख्याल रखते हैं कि यात्रा समाप्त होने के बाद भी जब तक कि पूरे इस यायावरी ग्रुप के मेंबर अपने अपने घर पहुंच न जाएं, तो आप सर का ध्यान रखते हैं, यानी कि गुड केयरिंग नेचर। तो ये सब सारे गुण आपको विशिष्ट बना रहे हैं। आगे चलते हैं सर क्वेश्चन में कि सर ये जो इतने लोग जा रहे हैं, और एक हमारी सारी दुबे जी ने एक प्रश्न भी, यानी ये प्रश्न कर रहे हैं, इन्होंने कहा भी, हमको अच्छा लगा, सिक्योरिटी मैनेज करना, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, महिलाएं जा रही हैं, तो ये सर सिक्योरिटी कैसे है आप? मैंने बताया कि मेरी यात्रा दो तरह की होती है। एक मेरी व्यक्तिगत यात्रा है, जब मैं 3, 4, 5 मित्रों के साथ करता हूं, और एक सामूहिक यात्रा है। तो सामूहिक यात्रा तो मैं केवल लोगों को ले जाता हूं आनंद दिलाने के लिए। उसमें हो सकता है मैं बहुत इंजॉय न कर पाता हूं, मुझे उसमें इंजॉय केवल उन लोगों की खुशी देख के मैं खुश होता हूं। तो जब अपनी छोटी यात्राएं करता हूं, तो उसमें सिक्योरिटी, क्योंकि एक दो चीजें होती है, एक तो सामान की सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा और खुद की सुरक्षा। तो सामान तो मेरे पास इतना कम रहता है कि चाहे मेरी जितनी बड़ी यात्रा हो, मेरे एक 4 से 5 किलो का बैग अधिकतम सामान मेरे पास रहता है, उसमें मेरी यात्रा हो जाती है। तो सामान के जैसे सुरक्षा के कोई भाव कभी रहा ही नहीं। दूसरी चीज, शारीरिक सुरक्षा में घुमक्कड़ों को कुछ चीजें जरूर जाननी चाहिए। मैं कहता हूं कि एक, तैरना, पेड़ पर चढ़ना, और अगर जिस चीज की बहुत जानकारी नहीं है, जिस स्थान की बहुत जानकारी नहीं है, उसमें बहुत आगे आगे ना करना, बहुत उसमें उतावलापन ना दिखाना। जैसे अक्सर होता है कि जैसे जब लोग बर्फ में जाते हैं, तो बर्फ देखना, बर्फ बहुत आकर्षित करती है। अगर बर्फ ताजी पड़ी है तो ठीक है, अगर वो कुछ दिन की हो गई, बासी हो गई, तो जम जाती है, और अक्सर उसमें लोग स्लिप करते हैं और अपने हाथ पैर तुड़वा लेते हैं। ये अक्सर होता है, और ये अक्सर होता है मैदानी क्षेत्र के लोगों के साथ, जो पहली बार या दूसरी बार बर्फ देखते हैं। तो वहां पर जब सब बताया कि ठीक नहीं है वहां पर जाना, स्थानीय लोग पहले मना करते हैं। जिस बात के लिए स्थानीय लोग मना करें, वहां पर रोमांच और एडवेंचर के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। जब स्थानीय लोग मना कर देते हैं कि कोई भी
किसी जंगल के अंदर जाए, कहीं भी जाए, तो कम से कम स्थानीय लोगों से जरूर एक बार चर्चा कर लें। इससे ये अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा इससे मजबूत होती है। और जो कुछ मैंने बताया कि सामान कम से कम रखता हूं, इसलिए वो भी सुरक्षा वो ठीक रहता है। आवश्यक सामान, अगर आपने जो फोटो लगाया उसमें मेरे एक साइड बैग पड़ा हुआ है, तो वो सदैव मैं यात्रा में अपने पास रखता हूं। मोबाइल मैं सबसे आवश्यक इस समय मानता हूं, तो मोबाइल और कुछ थोड़े बहुत कागज पत्तर, कुछ अतिरिक्त धनराशि उस बैग में हमेशा पड़ी रहती है। वो बैग सदैव अपने पास ही रहता है। तो इस प्रकार सुरक्षा होती है। दूर न जाना तो फिर और जब समूह में महिलाओं की बात है, तो महिलाओं को यात्रा कराना एक बहुत ही दुष्कर कार्य है। समाज में उनका विश्वास अपने प्रति हो और उनके घर वालों का भी विश्वास हो, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसके लिए आपको साधना करनी पड़ती है। आप तो जब वो 2-4 यात्राएं महिलाएं करती हैं, तो उन्हें खुद ही समझ में आता है कि नहीं, हमारी यात्रा सुगम रहेगी कि अच्छी नहीं रहेगी, उन्हें खुद समझ में आता है। फिर उनके घर वाले भी जब साथ में यात्रा करते हैं, तो यात्रा करने के बाद उन्हें लगता है कि नहीं, यात्रा के द्वारा जीवन का उत्कर्ष हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। और यहाँ सुरक्षा के मामले में, अच्छा, इस चीज में थोड़ा सा मैं कड़ाई भी रखता हूं कि जैसा भी हो, व्यक्तिगत आप कैसे भी हो, लेकिन व्यक्तिगत जिम्मेदारी अलग होती है और सामूहिक जिम्मेदारी व्यक्ति की अलग होती है। हमें सामूहिक जिम्मेदारी और समाज के नियमों के आधार पर ही चलना है। और उस मामले में मैं कहीं ना कहीं लोगों को बहुत कड़ा नजर आता हूं। सामूहिक यात्राओं में लोग जब सब चलते हैं, लेकिन वहां पर मुझे देख के कहते हैं, नहीं गुरुजी या जो भी बोलते हैं, कहें भैया बहुत टाइट है। अगर मैंने किसी की ओर थोड़ी देर देख लिया, देर तक, तो वो अगले 4-6 दिन एकदम शांति ही रहेगी, केवल देखने भर का ये असर होता है। मैं, जबकि मेरे मन में कोई वो नहीं रहता है किसी के प्रति, पर उन्हें लगता है कि और उनको कहता हूं कि आपके कर्मों से मेरा जो है वो जुड़ा हुआ है, मेरा भविष्य जुड़ा है, या मेरे आपके संस्कार ही मेरे मुझको आगे ले जाएंगे या पीछे ले जाएंगे। आप कुछ गलत करेंगे, इसके माने मैं गलत कर रहा हूं। तो इसलिए वो और मुझसे स्नेह वो सभी रखते हैं। तो ऐसा कोई कार्य कोई नहीं करता है कि जिससे मेरी इज्जत या मेरी अस्मिता पर आंच आवे। ऐसा कोई मेरे साथ यात्रा में कोई ऐसा कोई कार्य ही नहीं करता कि जो समाज के हित में ना हो। तो इस तरह से सुरक्षा बहुत आसानी से सभी लोग और एक परिवार की भांति रहते हैं। परिवार एकदम, कोई भाभी है, कोई दीदी है, कोई चाची है, इस तरह के, और कोई संभवतः शायद ही कोई किसी को नाम से बुलाता हो। किसी न किसी रिश्ते को इंक्लूड करते हुए हर एक व्यक्ति को बुलाया जाता है। ये एक विशेष बात रहती है। बहुत बढ़िया सर। हम लोगों ने अक्सर, मैं तो प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व का स्टूडेंट रहा हूँ, पढ़ाता भी हूँ, तो मैंने इतिहास में अक्सर ऐसी यात्राएं पढ़ी हैं। और बहुत ही जब जितने लोग हमारे साथ यात्रा में चल रहे हैं, जब एक पारिवारिक बंधन के रूप में बढ़ जाते हैं, तो वो स्नेह, वो आनंद जो होता है वो बिल्कुल चौगुना हो जाता है। तो ये सब में आप महारत हासिल हैं और हमें इतना बात करके आपसे अच्छा लग रहा है कि समय की अपनी पाबंदियां हैं, लेकिन लगातार लक्ष्य पांडे हैं, सुमित कुमार गुप्ता जी हैं, इन लोगों ने आपके लिए लगातार कमेंट किया है। ममता शुक्ला जी ने कहा है, धन्य है सौजन्य भैया, आपकी जय जय हो। आशीष त्रिपाठी जी का आया है, महिलाओं के लिए आप बिल्कुल सुरक्षित सारी चीजें अवेलेबल कराते हैं। फिर सारी दुबे जी ने बताया है, जो आप लोग वही प्लान कर रहे हैं गोवा का, तो आपने कहा है कि अभी हम लोग प्लान फिर से कर रहे हैं। सर, तो ये आप जब ग्रुप लेके जाते हैं या खुद जाते हैं, तो पहले से आजकल बहुत सारी साइट चल रही हैं जहां से आप कर सकते हैं, तो आप क्या करते हैं? या धर्मशाला या होटल पहले से बुक करा के जाते हैं कि ऑन स्पॉट करते हैं? ये सर बहुत जब मैं पुनः कहूँ कि जब मैं व्यक्तिगत यात्रा करता हूं तो कोई बुकिंग पहले से नहीं होती। आज तक केवल एक रात प्री बुकिंग थी। एक रात प्री बुकिंग थी रानीखेत में। जब मैं रानीखेत जा रहा था, मुनस्यारी जा रहा था, तो वहां हल्द्वानी में रुका था। तो हमारे एक मित्र के जीजा जी थे, तो उन्होंने जबरदस्ती एक हम लोगों को रानीखेत में होटल बुक कर दिया था। कहें रात में कहाँ परेशान हो गए। तो उसके अतिरिक्त व्यक्तिगत यात्राओं में आज तक मैंने इतनी यात्राओं में कभी भी प्री बुकिंग की ही नहीं है। वही जाना, चाहे रात के 1 बजा हो, 1 बजे जब ये जानता हूं कि यहाँ पर आदमी रहता है, तो रहने का ठिकाना कहीं ना कहीं मिलेगा। दूसरी बात, हमारे
ऐसा शायद ही कोई गांव है जहां मंदिर नहीं है। हम कुछ नहीं मिलेगा तो हम किसी मंदिर में सो जाएंगे, धर्मशाला में सो जाएंगे, लेकिन कभी अगर हम पहले से बुक कर लेते हैं किसी स्थान को तो उस स्थान को हम जी नहीं पाते हैं। जब हमें बुकिंग करना, हम अगर जब अच्छा तब लगता है जब हम 1 घंटे परेशान हो होटल ढूंढने में, उससे भी मतलब स्थान धर्मशाला ढूंढने में, मंदिर ढूंढने में 1 घंटे परेशान हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कम से कम उसी 10 आदमियों से मुझे बात होती है, वहां का स्थानीय चीजें उनकी जानकारी होती है, गलियों की रास्तों की जानकारी होती है, इधर से जाना उधर से जाना। वो 1 घंटा हमारे घुमक्कड़ी का बहुत अच्छा, उस जगह को जानने का बहुत अच्छा स्थान होता है। अगर हम पहले से बुक कर लेंगे तो हम उस चीज को नहीं समझ पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। मुझे रामेश्वरम यात्रा का याद है, कहीं भी धर्मशाला नहीं मिली थी मंदिर के पास। अंत में एक धर्मशाला थी, मैं वहां गया तो मैंने उसके कुछ बोलने के पहले ही कहा कि आप भी कह देंगे कि कमरा नहीं है और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, आप यहाँ से भी। तो हंसने लगा, कहे आपकी बात सही है, कमरा नहीं है, लेकिन आप निराश नहीं होंगे। उन्होंने बताया 2 किलोमीटर दूर लक्ष्मण मंदिर बताया, कहा वहां आप चले जाइए। वहां गया, इतना अच्छा स्थान मुझे लगा वो कि शायद अगर मैं धर्मशाला में कोई मुझे कमरा मिल जाता तो वो उस सुख से मैं वंचित रह जाता जो जाके मैं लक्ष्मण मंदिर में जब जाकर रुका था, वहां से 2 किलोमीटर दूर। तो हाँ, जब ग्रुप ले जाता हूँ तो जिस सामान्यतया मैं ग्रुप उस स्थान पे ले जाता हूँ जहां मैं पहले 2 या 3 बार हो आता हूँ, तो स्थान देखे हुए होते हैं, तो वहां से मैं पहले बात कर लेता हूँ कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोगों की व्यवस्था है, या किसी स्थानीय आदमी जो परिचित है उसको भेज के व्यवस्था करवा लेता हूँ। तो इस प्रकार अपनी व्यवस्था वहां पर रुकने की करता हूँ। लेकिन प्री बुकिंग बिना देखे बिना जाने मैं प्री बुकिंग कभी नहीं करता हूँ यात्राओं में। सर बहुत बढ़िया। मैं अक्सर मैंने राहुल सस्कृत्यायन जी के बहुत सारे संस्मरण पढ़े हैं। जब वो तिब्बत दूसरी बार यात्रा किए थे तो मैं एक दिन उनके बारे में पढ़ रहा था कि जो गांव मिलता था, जैसे जो दर्रे मिलते थे वहीं रुकते थे, वहीं चलते थे। उन्होंने बड़े खूबसूरत लिखे हैं, संस्मरण लिखे हैं। तो मैं आपसे ये कहने वाला था कि आप भी इन संस्मरणों को लिखिए। सारी दुबे जी ने अभी डिस्प्ले पे हम लोगों के उनका कमेंट डिस्प्ले हो रहा है, हम लोग के उस पे आ रहा है कमेंट, सभी लोग देख रहे हैं। जितने भी हमारे दोस्त मित्र और सौजन्य जी के स्नेहीजन हैं सभी लोग देख सकते हैं। उन्होंने कमेंट लिखा है कि भारत के राहुल सस्कृत्यायन हैं सौजन्य भाई, हम एक किताब लिखने वाले हैं, उसका टॉपिक होगा एक था घुमक्कड़। तो ये पहले तो सर इस चीज के लिए आपको बधाई, और इतना इतना अच्छा बधाई कि आप बिल्कुल लिखिए, क्योंकि हमारे कर्म होते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाते हुए मुझे अक्सर इस बात को लगता है कि अगर बेन साहब और फाहियान ने उस समय के भारत को नहीं लिखा होता तो हम जानते कैसे। तो हमारी जो पीढ़ी है ये कब क्या करेगी नहीं पता, लेकिन जो परिवेश है वो चेंज हो जाएंगे, जो स्थितियां है वो चेंज हो जाएंगी। तो उन स्थितियों के बारे में जो भावी पीढ़ी है वो जाने। यहाँ ये था, अब हमको नहीं लगता है कि बोनसाई ही रहेगा, पीपल होंगे, बरगद होंगे, ये सब कल कैसे होगा, कल कैसे जाना जाएगा। तो आप लोग निश्चित इन घुमक्कड़ यात्राओं के बारे में लिखिए। जो भी आपके ग्रुप के लोग आ रहे हैं, कमेंट उन्होंने किया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सरदिंदु जी, आप हमारे सौजन्य भाई से बात कर रहे हैं यात्रा के बारे में, बहुत अच्छा लगा मुझे। इस कमेंट में ये नहीं लगा कि सारी दुबे जी ने सरदिंदु नाम सही लिखा, मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि आप हमारे सौजन्य भाई से बात कर रहे हैं। तो मैं इस पर एक जरूरी ये चीज कहना चाहूंगा कि राहुल सस्कृत्यायन ने बोलगा जबान में लिखा कि जो घुमक्कड़ होता है या और होता है उस पर किसी का पेटेंट नहीं होता। जी जी सही। ये पूरी जहां उसका होता है, जहां का वो होता है। सौजन्य जी, एक कुछ 2-3 प्रश्न और थे। एक तो हमारी मित्र हैं, उन्होंने इस चीज को आपसे पूछने के लिए स्पेशल कहा था, तो मैंने उठाया कि कोई छोटी सी फैमिली है, 2-4 लोग उसमें हैं, और वो लखनऊ के आसपास है, या मान लीजिए कि यहाँ सिद्धार्थ नगर में है, बस्ती में है, या गोरखपुर में है, और अगर कहीं वो हिल स्टेशन जाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो हिल स्टेशन भी जाते हैं ना। अभी ठंडी आएगी तो आनंद नहीं लेंगे, लेकिन जब गर्मी आएगी तो हिल स्टेशन जाएंगे आनंद लेने के लिए। तो उनके लिए सब आप क्या सजेस्ट करेंगे कि 2-4 दिन की छुट्टी है, और मान लीजिए जैसे कि सैटरडे सेकंड सैटरडे है, संडे को छुट्टी ले लिया, मंडे को सीएल ले लिया, तो इस 3 दिन में कौन सा हिल स्टेशन मैनेज करें कि उनके मजा आ जाए?
अगर बहुत अच्छा प्रश्न है भाई साहब ये। अगर कोई लखनऊ से जाएगा तो मैं कहूंगा कि सिंपली तौर पर वो नैनीताल जाएगा। हाँ, लखनऊ से ट्रेन पकड़ेगा, काठगोदाम या हल्द्वानी उतरेगा और वहां से आसानी से नैनीताल चला जाएगा, और या मसूरी चला जाएगा। उत्तर प्रदेश का आदमी हिल स्टेशन जो पहली बार जा रहा है, अगर हम उसको नैनीताल के आसपास कोई 20, 25, 50, 100 किलोमीटर में जगह बताएंगे और वहां जाए और नैनीताल न जाए, हो नहीं सकता है, क्योंकि पहली बार जा रहा है। कुछ चीजें समाज दिखाने के लिए करता है, आनंद अपने आनंद के लिए नहीं करता। वो दिखाता है कि मैं नैनीताल हो आया, मैं मसूरी हो आया, मैं डलहौजी हो आया, मैं शिमला हो आया। जबकि इन स्थानों की यात्राओं को मैं गुलामी से पीड़ित समझता हूं कि जो अंग्रेजों ने जो हिल स्टेशनों का जिनका विकास किया, वहां पर जाकर अपने आप को धन्य समझना। स्थान सब अच्छे, वहां जाना चाहिए, किंतु केवल वहीं जाना और उसी को एक बड़ी यात्रा समझना, ये एक कहीं ना कहीं गुलाम मानसिकता की जो लोगों ने जो चलता चला आ रहा है, आज से 70 साल 80 साल पहले जो चलता चला आ रहा है, उसी का अनुसरण कर रहे हैं। इसके लिए वहां पर जब वो कभी जाते थे, क्या कभी इतनी भीड़ भाड़ थी? कभी नहीं थी। लेकिन अब उसके पास अगर मैं कहूं कि आसपास अगर देखा जाए तो भिनसर अगर चला जाए, अल्मोड़ा के पास भिनसर एक स्थान है, वहां पर चला जाए तो अगर वो छुट्टी वहां 3-4 दिन बिता ले, उसको जो आनंद आएगा, मैंने कहता हूं नैनीताल ना जाए, बिल्कुल जाए। वहां क्या है, वहां का अपना एक अलग माहौल है, अलग वो है नैनीताल के बाद। लेकिन नैनीताल 2-4 घंटे में देख के अगर वो अपना समय बिताना चाहता है, पहाड़ का असली आनंद लेना चाहता है नजदीक में, वो भिनसर जा सकता है अल्मोड़ा के पास। उसका 3-4 दिन उसे एक अपने आप को नई दुनिया में पाएगा। वहां एकदम नीला आकाश, जंगल, वहां का जो वातावरण है, उसको एकदम नवीनता अनुभव होगी। इसके अतिरिक्त जैसे यहाँ मसूरी की अपेक्षा चक्राता चला जाए। मसूरी भी अच्छी जगह ठीक है, लेकिन चक्राता जा सकता है, लोखंडी जा सकता है ये। लेकिन अगर वो अब लोखंडी जाके लगावे कि लोखंडी गया और फेसबुक व्हाट्सएप में डाले तो लोग उसके सोचेंगे यार तुम कहाँ होके चले आए। उसे भी लगेगा कि हम पैसा भी खर्च किए, वहां तक गए और बताइए मसूरी नहीं गए, वहां तक गए नैनीताल नहीं गए। तो एक ये भी बात होती है। लेकिन ठीक है, आदमी शुरुआत करे, भले नैनीताल से करे, लेकिन वो नैनीताल 1 बार 2 बार जाएगा, खुद ही वो ऊब जाएगा। जो भी 2-4-6 बार गए खुद ऊब जाता है, वो फिर कहता है कोई सुकून की जगह बताइए। तो ऐसी जगह वहां के नैनीताल के आसपास 100 किलोमीटर परिक्षेत्र में मुक्तेश्वर जा सकता है, बिनसर जा सकता है। रानीखेत में भी एक बिनसर महादेव का मंदिर है, वहां मंदिर में रुकने की व्यवस्था भी अच्छी है, अच्छे जंगल में चीड़ के जंगलों के बीच स्थित है, वहां जा सकता है। जागेश्वर जा सकता है, वृद्ध जागेश्वर जा सकता है। बहुत ही अच्छे स्थान है ये कुमाऊं क्षेत्र के, और धार्मिक भी है और नैसर्गिक रूप से भी बहुत उन्नत है, धनी है, तो वहां पर भी जाना हो सकता है। तो मैं तो सलाह दूंगा कि बिनसर जरूर जाए, अल्मोड़ा के पास बिनसर, वहां 2-3 दिन अवश्य रुके, मैं सलाह यही दूंगा। पैसा जितना नैनीताल में खर्च होगा उससे कम ही खर्च होगा वहां पे। भाई सौजन्य जी बिल्कुल आपने हमको इतनी अच्छी लाइन लगी कि ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आनंद के लिए घूम रहे हैं कि फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए घूम रहे हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप सोशल मीडिया आनंद को बढ़ाती है, न कि केवल उद्देश्य बन जाती है। साध्य और साधन में अंतर समझना पड़ेगा। जी जी जी। सुब्रा रस्तोगी जी ने कहा कि भैया के साथ यात्रा करके मेरी पहचान, फैन फॉलोइंग काफी बढ़ गई है। मुझको गुड लक उन्होंने दिया है कि अब शरदिंदु भैया आपकी भी बढ़ने वाली है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस मंच पर आए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। शरदिंदु लाइव हर सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह इसमें कार्यक्रम होता है, कोई ना कोई रहता है। आज लेकिन मुझे यकीन मानिए, मैं जब से कार्यक्रम कर रहा हूँ तो जितना अच्छा मुझे आज सौजन्य जी से बात करके लग रहा है, इनके ये यायावरी जो लोग हैं ये जब कमेंट कर रहे हैं, तो मैं सर आमतौर पर इतना कमेंट लेता नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं इसको छोड़ नहीं तो कैसे सकता हूँ। फिर से विवेक द्विवेदी जी हैं, उन्होंने कहा है कि धन्यवाद दिया है कि आज हमने बात किया, आपसे अच्छा लगा। सारी दुबे फिर से कह रही हैं आज के प्रोग्राम से मन खुश हो गया। विमल सिंह, जय यायावरी, जय गुरुदेव। विमल सिंह जी को कुछ कहा दीजिए। जय यायावरी, जय गुरुदेव। जय हो विमल सिंह जी, आपकी
4-5 दिन पहले वैवाहिक वर्षगांठ था, मैं व्यस्त था, मैं आपको बधाई नहीं दे पाया। इस मन के साथ आपको विलंबित बधाई देता हूं, इस मंच के द्वारा आपको और आपकी श्रीमती जी को, दोनों लोगों को वैवाहिक वर्षगांठ की विलंबित शुभकामनाएं। तो और ये हमारे सुमित कुमार गुप्ता जी हैं, यात्रा का मतलब सौजन्य सर, ग्रेट सर, मेरा गुड लक आपके साथ हमेशा रहेगा। अमित कुमार द्विवेदी जी, ये भी एक अनूठी पहल है, बहुत अच्छा लगा सर। मैं ये आपसे एक, बस हम लोग कार्यक्रम के अंतिम चरण पे हैं, हालांकि मैं इतनी देर तक कार्यक्रम की कल्पना नहीं किया था, लेकिन आपके जो लोग हैं, जो चाहने वाले हैं, वो लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार आपके लिए कमेंट कर रहे हैं, तो आपको छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन टाइम की अपनी सीमाएं हैं। मैं भी सर आपके साथ कभी यात्रा करना चाहूंगा और ये सौभाग्य मिलेगा। तो एक सर ये प्रश्न है कि कोई अगर घूमने की प्लानिंग कर रहा है, ये बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, जब मैंने इसको फेसबुक पर डाला था तो लोगों ने ये पहले ही किया था, मेरे इनबॉक्स में कम से कम 70 क्वेश्चन हैं सर, तो कुछ मैंने क्वेश्चन तैयार किए थे, लगभग उसी के आसपास थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन था उन 70 क्वेश्चन में से मुझे लगता है कि 20-22 टाइम पूछा गया, क्योंकि जानते हैं होता क्या है किसी घर में कि यात्रा की तैयारी में 6 महीना गुजर जाता है, 6 दिन की यात्रा भी नहीं कर पाते हैं। तो लोग याद जानना चाहते हैं कि हम यात्रा करने के लिए और इनडायरेक्टली आपके माध्यम से अपने लोग जो उनके आसपास लोग हैं उनको सुनाना भी चाहते हैं कि आज एक महान घुमक्कड़ यायावर आपके बीच में, सुनिए, जल्दी तैयारी करिए, हमें जल्दी क्या क्या करना है, आप बुकनी बना लीजिए, अचार रख लीजिए, बाहर कुछ खा लेंगे, बाटी चोखा से काम चल जाएगा। अभी सौजन्य जी गए थे राजस्थान, घूम करके आए थे, हम लोग आपको किचन में देखे थे बनाते हुए, तो वही बना दिया जाएगा। तो सर क्या क्या तैयारी करना चाहिए, एक जब कोई यात्रा, एक फैमिली जा रही है, कुछ दोस्त जा रहे हैं, तो उसके पहले क्या क्या बेसिक तैयारी सर होनी चाहिए? सबसे पहले मन को तैयार करना चाहिए। गुड। किसी भी यात्रा के जाने के पहले मन को आपको मजबूत करके तैयार होना पड़ेगा। देखिए, जीवन में छोटी बहुत बाधाएं आती रहती हैं। आज मैं पढ़ा रहा था कक्षा 8 में अयोध्या सिंह उपाध्याय का पद कि देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, और रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, कार्य कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। तो विघ्न आएंगे और अगर हमारा मन मजबूत है तो हम उस काम को कर ले जाएंगे। फिर जैसे जैसे यात्रा का समय नजदीक आता है, मन हमको घर की ओर ही रखने को सोचता है, क्योंकि कहना कहाँ जाओगे, वो न जाने के 20 आपको तर्क देगा मन, यार कहाँ जाओगे, परेशान हो, कमरा ढूंढियो, ये करोगे, खाना पता नहीं कहाँ हो, यहाँ ये कौन देखेगा, वो कौन देखेगा, इस तरह के तमाम वो तर्क गढ़ेगा, क्योंकि मन घर में ही रहना चाहता है, उस सेफ जोन में रहना चाहता है। लेकिन आप पहले से कि जब जाना है और उस चीज को जब आप मन मजबूत कर लेंगे, तो तैयारी चाहे जितनी भी कम हो, भौतिक तैयारी चाहे जितनी भी कम हो, अगर आपका मन मजबूत है तो आप यात्रा के लिए निकल लेंगे। दूसरी चीज, जब जो यात्रा के शुरुआती स्तर में है, वो जिस स्थान पर, मैं हमेशा कहता हूं कि बड़ी यात्राओं को यात्रा मत मानिए। आप अपने घर से 10 किलोमीटर के दूर की तो यात्रा करिए, आप अपने घर से 20 किलोमीटर दूर किसी ऐतिहासिक स्थल, मंदिर, धार्मिक स्थल, किसी जंगल में जाकर वहां तो यात्रा, वो भी यात्रा का एक स्वरूप है, वहां तो यात्रा करिए, वो भी यात्रा है। तो जब आप छोटे से शुरुआत करेंगे तो निश्चित रूप से आपका वो क्रम बढ़ता जाएगा। और यदि आपने बड़े सोपान डायरेक्ट अभी कहा कि हमको जाना है, अंडमान जाना है, अंडमान की तैयारी आप बनाएंगे, पहली बार ही बनाएंगे, हो सकता है आपकी तैयारी न बन पावे। जब तक आप छोटे चरणों में कार्य नहीं करेंगे, यात्राओं को धीरे धीरे, और कभी कभी किसी के सहयोगी बन के यात्रा करिए। यात्रा का प्रमुख दायित्व तो आप ना लीजिए, कोई जा रहा हो उसके साथ आप अपनी तैयारी बनाइए, उनके साथ निकलिए। इस तरह एक अभ्यास बनेगा और यात्रा का क्रम आपका बढ़ता जाएगा। आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आपने बहुत अच्छे से बता दिया, थोड़ा म्यूट हो गया था, अब मेरी आवाज मिल रही है ना आपको? हाँ, मिल रही है। कुछ और कमेंट हैं, आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं, छोड़ना हमारे लिए संभव नहीं है। विनीत त्रिवेदी जी हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये सब जानकारी मिली। विमल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव।
सारी दुबे लगातार जुड़ी हुई हैं और इतनी अच्छी कमेंट कर रही हैं। मैं पर्सनली सारी दुबे जी को धन्यवाद बोल रहा हूं कि आप इस प्रोग्राम में चार लगा दिया आपने। सौजन्य भैया बड़ी बड़ी यात्राओं के बीच छोटी छोटी यात्रा जोड़ देते हैं और उत्साह बढ़ जाता है। योगेश सिंह जी गुरुदेव प्रणाम, आपका कार्यक्रम प्रसारण बहुत अच्छा लगा। रेखा द्विवेदी जी ने हमारा स्वागत किया है, हालांकि मैं यावरी परिवार में जुड़ चुका हूं। यावरी परिवार में आपका स्वागत है, सब जरूर चलिएगा। रामजी मंजू राजपूत बोली हैं, सम्मानित सौजन्य गुरु जी एक अच्छे शिक्षक के साथ साथ मार्गदर्शन भी हैं। मेरा प्रश्न यहीं से शुरू हुआ था और सौजन्य जी ने बताया भी था कि जब में वो स्कूल पहुंचते हैं बच्चे उनको घेर लेते हैं और जब वो वहां से बाहर निकलते हैं तो बाहर तक छोड़ के आते हैं। दिनेश कुमार सिंह जी जो भी जुड़ा सौजन्य भाई से सौजन्य मनमय हो गया। दिनेश चंद्र पांडे जी हर कुछ दिनों में सौजन्य भैया को बुलाया करें, आनंद ही आनंद हो जाएगा पक्का। अब की जब भी कहीं कुछ ऐसा सम्मेलन होगा 4-5 लोग सौजन्य जी के साथ रहेंगे, वो हमको पहले से अगर सूचित हो जाएगा मैं बिल्कुल यहाँ से लाइव करूंगा और मैं चाहूंगा कि सब एक साथ वहां से जुड़िए, सब लोग अपने अनुभव सर के साथ शेयर करिए। सॉरी तुम्हें बता रहे हैं आप चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आइए हम लोगों के साथ खुशियों से दामन भर जाएगा, बिल्कुल चलूंगा। जो ही समय मिलता है मैं प्लान बनाऊंगा। सौजन्य गुरु जी बहुत अच्छे मार्गदर्शक हैं। रामजी मंजू जी ने कहा है, सॉरी दुबे जी ने कहा है कि मन स्वस्थ बनाना हो तन स्वस्थ अपने आप बन जाएगा। आइए यावरी परिवार में जो भी हमारे मित्रगण अभी जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं कि सौजन्य जी बहुत बड़ा ग्रुप चलाते हैं, बहुत ढेर सारे ग्रुपों के एडमिन है। यावरी ग्रुप इन लोगों का बहुत फेमस है। सुमित कुमार गुप्ता जी जय हिंद गुरुदेव। सुनील कुमार उन्होंने कहा है कि सभी को प्रणाम। विवेक द्विवेदी जी शानदार साक्षात्कार, सादर अनुरोध है भैया जी अगली कड़ी में वात्सल्य की मूर्ति मैनेजमेंट गुरु अग्रज भैया श्री आशीष त्रिपाठी जी से चर्चा कार्यक्रम रखिए। बिल्कुल आशीष त्रिपाठी जी से चर्चा कार्यक्रम रखेंगे। आशीष जी हम सौजन्य जी से आशीष जी का नंबर लेंगे, शायद ये ग्रुप में है भी आशीष जी। हाँ ये मुख्य प्रशासक में है। हाँ तो फिर हम लोग आशीष जी से भी लेंगे। जयकांत सिंह जी जय आयावरी। सुशील पाल सौजन्य जी से जुड़कर किसी भी व्यक्ति में सकारात्मक परिवर्तन आ जाता है। आशीष त्रिपाठी जी आ चुके हैं। ऑफिस का सारा वर्क छोड़कर इस वार्ता का आनंद ले रहा हूँ, बढ़िया साक्षात्कार आगे बढ़ता हुआ। आशीष त्रिपाठी जी केवल आनंद से काम नहीं चलेगा। मैं आज सार्वजनिक मन से आपको आमंत्रित करता हूँ शरदेंदु लाइव के इस बिजली ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग में। जिस दिन भी आप सर फ्री हो मैं उस दिन आपको आमंत्रित करूंगा। सुमित कुमार गुप्ता जी यात्राओं का मतलब ही सौजन्य सर। ये सर ये निचोड़ है आज का, ये पूरी जो आज का हमारा ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग चल रहा है कि मैं देख रहा हूं कि 1 घंटा 32 मिनट अभी तक का जितना भी हमने काम किया है 1.5 घंटे से ऊपर नहीं गया। ये आज का प्रोग्राम सुपर डुपर हिट है। कहा भी था रेखा जी ने जुड़िए से आपकी फॉलोइंग बढ़ेगी, मित्र आपसे जुड़ेंगे, लगातार जुड़ रहे हैं। एक सर समय की अपनी पाबंदियां हैं। एक सर एक अंतिम प्रश्न आपसे क्या संदेश देना चाहते हैं जो हमारे घुमक्कड़ हैं यायावरी ग्रुप के लोग हैं जो यात्रा प्लान कर रहे हैं, उनके लिए सर क्या संदेश है आपका? एक ही स्थिरता जीवन को नीरस बनाती है। जीवन हमेशा गतिमान होना चाहिए, जीवन भी गतिमान होने चाहिए, भाव भी गतिमान होने चाहिए। जब हम घूमते रहेंगे, पुनः शिक्षक होने के नाते जोड़ूंगा कि आज हमारे देश की एक विषम सोच है कि हम केवल पुस्तकीय ज्ञान को ही शिक्षा समझते हैं और उसके बाद जो कागज की डिग्री मिल जाती है उसको ही ज्ञान समझते हैं, वो उसी को अपना सब कुछ समझते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने का जिस प्रकार पुस्तकें एक माध्यम है, उसी प्रकार घुमक्कड़ी भी ज्ञान प्राप्त करने का एक माध्यम है। हम अपने बच्चों को सामान्यतया जो पढ़ते हैं उनको कहते नहीं अभी तुम घर में बैठ के पढ़ोगे, तुम्हारी घूमने की उम्र नहीं है, अभी हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे, अभी हमारा बच्चा हाई स्कूल में है, अभी हमारा बच्चा 9वीं में है, अभी 11वीं में है, अभी हम नहीं जा सकते, बच्चे की परीक्षा होने वाली है, बच्चे की पढ़ाई बाधित होगी। निश्चित रूप से अगर आप उस बच्चे को 3 दिन के लिए अपने साथ घुमाने ले गए तो 3 दिन में इतना सीख कर आएगा, इतना ज्ञान लेकर आएगा जो शायद वो आपको 2-4 साल में उस तरह के ज्ञान आपको बच्चे को न दे पाते। एक उदाहरण बताना चाहूंगा। मेरे विद्यालय से यमुना नदी की दूरी 5 किलोमीटर, मेरे विद्यालय से गंगा नदी की दूरी
30 किलोमीटर। लेकिन मेरे विद्यालय के बच्चों ने गंगा और यमुना नहीं देखा था जब मैं अपने विद्यालय गया। सबसे पहले मैं अपने बच्चों को यमुना जी दिखाने ले गया। नदी क्या होती है, नदी के घाट क्या होते हैं, नदी कगार क्या होती है, ये मैंने बच्चों को दिखाया। बच्चे उस चीज को, आज बच्चों का मुझसे स्नेह तो इसी कारण है। बच्चे कभी होटल या उसमें कभी गए नहीं थे। मेरे छोटे भाई का एंगेजमेंट था चित्रकूट में, मैं सब अपने बच्चों के उनके लिए मैंने बस की व्यवस्था की और सभी बच्चों को, सब गरीब तबके के बच्चे आते हैं, सभी बच्चों को मैं ले गया। आप भाई साहब विश्वास नहीं मानेंगे, बच्चे दरवाजे के बाहर खड़े थे, उनकी उस होटल में घुसने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। कभी उन्होंने ऐसा कुछ देखा और समझा नहीं था। लेकिन वहां जब अंदर गए, हिम्मत बनाई, जब उनको अंदर ले गया, इतने वो प्रसन्न चित्त थे, इतने फूल जैसे वो खिल रहे थे। वो आनंद मुझे जो देख के उन्हें मिला, शायद 2, 4, 500 और लोग आ जाते हमारे समाज के, हमारे स्तर के, वो आनंद मुझे न मिलता। लेकिन जो मुझे लगा कि नहीं, ये बच्चे खुश हो रहे हैं, ये मेरे लिए खुशी की बात है। तो घूमना हमें संस्कार के रूप में, हम खाना, कमाना और रोटी, कपड़ा और मकान, हमारे 3 आवश्यकताएं हैं। तो इस आवश्यकता के बाद अगर हम कुछ कमा रहे हैं, कुछ हम अर्न कर रहे हैं, तो हमें अपने और अपने परिवार को अवश्य घुमाते रहना चाहिए, उनको दुनिया देश दिखाते रहना चाहिए। बिना घुमक्कड़ी के केवल एक, जब पृथ्वी घूमती है, चांद घूमता है, सूरज भी कम से कम अपने स्थान में घूम रहा है, जब सब कुछ घूम रहा है, तो हम अपने, आखिर हम क्यों एक स्थान? अगर हमको घूमना नहीं होता तो भगवान हमको पैर क्यों देता? हमको भी पेड़ की तरह स्थिर कर देता। पेड़ को घूमने का उन्होंने, ईश्वर ने कहा कि पेड़ को घूमने की आवश्यकता नहीं है, उसको स्थिर कर दिया। जीव उसमें भी है, जीव हमारे अंदर भी, हमको पैर दिया, तो पैर दिया तो कुछ ना कुछ तो कारण है। अगर घूमता नहीं व्यक्ति, तो जहां से केवल एक स्थान से पूरे दुनिया में फैल गया, अगर वो एक ही स्थान पर रहता तो कैसे फैल जाता चारों तरफ? अंटार्कटिका तक पहुंच गया, मंगल तक पहुंच गया, केवल घूमने की वजह से तो पहुंच गया। जो भी विज्ञान में जितने भी खोजें हुई हैं, अगर शायद घुमक्कड़ी ना करता व्यक्ति कैसे कर पाता? कोई खोज नहीं हो पाती। इसके लिए केवल जितना भी आप सकारात्मक देख रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं घुमक्कड़ी है। जो भी अच्छा हुआ है वो घुमक्कड़ी के कारण ही हुआ है। तो ये एक धर्म की तरह घुमक्कड़ी, एक भगवान राम, अगर राम कभी बन ना जाते, जंगल ना जाते, तो कभी राम ना बन पाते। राम केवल अयोध्या में रहते तो एक राजा पुत्र, और राजा पुत्र के बाद काम खत्म। राजा के पुत्र और राजा खत्म। जैसे हम अन्य राजाओं का इतिहास पढ़ते हैं, वैसे भगवान राम का भी इतिहास पढ़ लेते। लेकिन भगवान राम कब बने? जब वो जंगल गए, जब वो चित्रकूट गए, जब वो नासिक गए, जब वो लंका गए, उस घुमक्कड़ी ने उनको राम बनाया। कृष्ण आजीवन घूमते रहे, पैदा कहीं हुए, पले बढ़े कहीं, शासन कहीं किया, लड़े कहीं, आजीवन घूमते रहे। इसलिए हम कृष्ण की पूजा करते हैं। अगर कृष्ण ना घूमते तो क्या इतना ज्ञान अर्जित कर पाते? वो एक लोग उनको पूजते नहीं, एक ही स्थान पर रहने पे केवल एक राजा के समान रहते। लेकिन घूमना ही एक ऐसा रहा जो उनको एक मान्यता दिलाई। घुमक्कड़ी निश्चित रूप से व्यक्ति का संस्कार होना चाहिए, व्यक्ति का धर्म होना चाहिए। जब भी मौका लगे, घुमक्कड़ी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, कुछ ना कुछ ज्ञान दे के जाती है। अगर आप कष्ट भी पाते हैं घुमक्कड़ी में, तो वो भी कुछ ना कुछ आपको शिक्षा देके, कष्ट भी वो शिक्षा देके जाएगा। तो यही मेरा संदेश है घुमक्कड़ों के प्रति, घुमक्कड़ी के प्रति, घुमक्कड़ों के लिए। नहीं, बहुत बहुत सर आपका शानदार संदेश है। मैं इसको सर आगे बढ़ा रहा हूँ कि जब ये देश राष्ट्र बन रहा था, चाहे वो राम ने बनाया, तो अयोध्या से लंका तक जाना पड़ा, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जब शंकराचार्य ने स्थापित किया, तब उनको पूरा देश घूमना पड़ा और चारों जगह उनको मठों की स्थापना करनी पड़ी। तो ये देश राष्ट्रीय तौर पर एक रहे, यह देश सांस्कृतिक तौर पर एक रहे, और इस देश के लोग आपस में जाने। आज नहीं, कौटिल्य के जमाने से ही, उसके भी पहले वैदिक संस्कृति से ही लोग लगातार घूमते रहे हैं, घूमते रहेंगे, और जब तक घूमते रहेंगे हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हमारी राष्ट्रीयता, हमारी पहचान सुनिश्चित रहेगी, एक दूसरे से जान पहचान बढ़ेगी। सर ढेर सारे कमेंट आए हैं। आशीष त्रिपाठी जी ने कहा कि साक्षात्कार का अंतिम उत्तर सभी के लिए प्रेरणादायी है। निश्चित तौर पर प्रेरणादायी है, और हमें पर्सनली सर बहुत अच्छा लगा आज आए 1 घंटा 40 मिनट तक ये कार्यक्रम ऐसे रहा।
अभी भी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन समय की अपनी पाबंदियां हैं, समय की जी, अपनी जी। सीमाएं हैं। और मैं शरदेंदु लाइव से जुड़े हुए जितने लोग भी हैं, जितने लोग भी आज हमारे साथ जुड़े, तो उनके लिए प्रति सम्मान ज्ञापित करता हूं। वो आए, इस प्रोग्राम का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा। सौजन्य जी आप आए, आज ये डिग्निटी बढ़ गई इस प्रोग्राम की, ये अपने गरिमा की ऊंचाइयों तक पहुंचा। आपने इस प्रोग्राम की एक क्या कहते हैं कि उत्कृष्टता को बढ़ा दिया, इसका सम्मान आज बढ़ा। निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग हमको जाने, आपके लोग लगातार हमारी धरा घूम रही है। सुनील कुमार जी ने कहा, रेखा द्विवेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर कर रही है। अगर बाई चांस आपने मिस कर दिया हो इस प्रोग्राम को लाइव देखने में, महज आधे घंटे बाद यह हमारे शरदेंदु लाइव यूट्यूब चैनल पर यह पूरी रिकॉर्डिंग होगी। मैं सौजन्य जी कोई काट छाट नहीं करता, कोई एडिट नहीं करता, एक एक वर्ड ऐसे ही पड़ा रहता है। आप निश्चित तौर पे वहां से देखिएगा, इसको रिकमेंड करिएगा। आशीष त्रिपाठी जी आएंगे, जब भी कहीं घुमक्कड़ों का सम्मेलन होगा वहां से लाइव सर आइएगा। इस प्रॉमिस के साथ हम आपको विदाई देंगे, लेकिन ये विदाई ऐसे नहीं देंगे। सारी दुबे जी, क्योंकि उनका एक कमेंट हमको बहुत अच्छा लग गया, ये एक सारी दुबे जी का एक कमेंट हमको इतना अच्छा लग गया, मैं उस कमेंट के साथ आज के इस प्रोग्राम का वाइंड अप करूंगा, समाप्त करूंगा। ये प्रोग्राम अब तक मेरे किए हुए उसके पहले मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, अपने मित्रों को, जिन्होंने हमारा आपका दोनों लोगों को उत्साहवर्धन किया। वास्तव में 1 घंटे 40 मिनट, लगभग 1.25 घंटे हम लोग रहे, और बिना थकान के, बिना उसके, बोलना आसान है, सुनना बहुत कठिन है। अगर उन्होंने इतनी देर तक सुना है तो निश्चित रूप से मैं हृदय से उनका आभारी हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आपने भी अपना इतना कीमती समय हम घुमक्कड़ी के लिए दिया, तो इसके लिए आपको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, क्योंकि हो सकता है आप पता नहीं कब कट कर दे, मैं अपनी बात ही ना कह पाऊं, धन्यवाद न ज्ञापित कर पाऊं, इसलिए मैंने आपको टोक कर बीच में धन्यवाद ज्ञापन दे दिया। नहीं सौजन्य जी, आपका ये प्रोग्राम है, और जब तक आप कहेंगे नहीं, हम लोग यहाँ से आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है, आपको जाने नहीं देंगे। तो सारी दुबे जी ने कहा कि सौजन्य भाई के साथ हम लोग पूरी दुनिया देखेंगे। ये सारी दुबे जी का कमेंट था, ऊपर उन्होंने कहा था, स्पेशली हमने लिख लिया था कि सौजन्य भाई के साथ हम लोग पूरी दुनिया देखेंगे और दुनिया को करीब से देखेंगे। ये सेंटेंस तो एक नॉर्मल सेंटेंस था, लेकिन जब उन्होंने, सारी दुबे ने इसको आगे लिखा कि आहा कितने भाग्यशाली हैं हम, तो ये शब्द जो आहा कितने भाग्यशाली हैं हम कि आपके साथ सब लोग दुनिया देखेंगे, दुनिया समझेंगे। आप निश्चित तौर पर इस कमेंट के साथ सौजन्य त्रिपाठी जी का जो कद है वो राहुल सांस्कृतियान क्या बराबर हो गया है। सर हमारी गुड विशेष, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, आप आए। और निश्चित तौर पर आज बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़े हैं, जो आपसे जुड़े हैं, उनको इसकी छोटी छोटी बारीकियां समझ में आई, उनको ये पता चला कि घर से बाहर निकलो, थोड़ा समाज के लिए दो, पर्यटन के लिए समय दो, अपने बच्चों को दिखाओ, अपने लोगों को घुमाओ। तो इसी सारी चीजों के साथ सर पुनः आपका धन्यवाद। जो लोग इस आभासी पटल से हमसे जुड़े रहे, सबका आभार, सबके प्रति धन्यवाद। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में, एक नए एपिसोड में, किसी नए कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय श्री राम, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम।